चिराग की नजरों में ब्रजेश को केवल अपने ओहदे और विरासत की चिंता है। उसका छोटा भाई लक्ष्य जादूगर बनने के बाद से उद्दंड हो गया है। उसकी बहन नासमझ है और उसके पिता मृत्युशैया पर हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के सिलसिले चिराग को ऐसा महसूस कराने लगे कि मानो जैसे उसके सीने पर बहुत बड़ा बोझ है। वो अपने क्रोधित इच्छाओं को प्रकट करना चाहता है, इसीलिए वो कुछ ऐसा ढूंढने लगा जिस पर वो अपना गुस्सा निकाल सके। चिराग ने चलना जारी रखा और फिर आंगन के रास्ते से बाहरी चौक पर पहुंच गया और गुस्से में महल की दीवार पर चढ़ गया। बर्फ गिर रही है, जिसकी वजह से मौसम और हवा ठंडी और तरोताजा हो गई है। दीवार पर खड़े चिराग को पार्श्य मत्स्य जिला का मनोरम नजारा देखने को मिला। चिराग ने खुली हवा में सांस ली और तुरंत ही बेहतर महसूस करने लगा। उसी क्षण चिराग की नजर दूर की तरफ से महल की ओर बढ़ रहे दो घोड़ों पर पड़ी। चिराग ने मन ही मन कहा, इस समय यहां कौन आ रहा होगा। जब चिराग इस बारे में सोच विचार कर ही रहा था कि तब तक दो घुड़सवार सस्पेंशन पुल तक पहुंच गए। सस्पेंशन पुल के नीचे से उन दो लोगों में से एक ने कहा, द्वार खोलिए, हम सम्राट ललित के दूत हैं और यहाँ जादूगर लक्ष्य मिश्रा जी से मिलने आए हैं। महल के पहरेदार जो इस समय सस्पेंशन पुल के पास तैनात है, उनकी नजर चिराग पर गई और वे उसकी अनुमति का इंतजार करने लगे। हालांकि चिराग को थोड़ा बहुत शक तो हुआ, लेकिन फिर उसके जहन में ख्याल आया कि वे केवल दो लोग हैं और इसके अलावा वे सम्राट ललित के दूत हैं और यहाँ लक्ष्य से मिलने आए हैं। अगर उन्हें भीतर आने दे दिया जाए तो उनसे किसी को कोई खतरा नहीं होने वाला है। अगर वे झूठ बोल रहे होंगे तो महल के भीतर तैनात 200 सिपाही उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। चिराग ने सस्पेंशन पुल के पास तैनात पहरेदारों को आदेश देते हुए कहा, उन्हें आने दो। सस्पेंशन पुल के पहिए और लोहे की चेन की कड़ियों और लकड़ी के पुल की आवाजों के साथ पुल धीरे धीरे नीचे होने लगा और वे दो लोग भीतर प्रवेश करने हेतु सब्र के साथ पूरी तरह से पुल के नीचे आने का इंतजार कर रहे हैं। पुल पर चढ़ते ही घोड़ों के खुरों की खड़खड़ाहट अधिक बढ़ती चली गई। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था। जल्द ही दोनों व्यक्ति सस्पेंशन पुल के गियर हिंज तक पहुंच गए। उसी पल अचानक ही सब कुछ बदल गया। उन दो लोगों में से एक के हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी की छड़ी अचानक ही प्रकट हुई और उसने छड़ी से हिंज पर निशाना साधा, जिसके बाद सारे के सारे गियर्स टूट गए। पुल को अब बंद नहीं किया जा सकता है। वो व्यक्ति एक जादूगर है, उसने पुल को अपने जादुई श्रापों से नष्ट कर दिया है। चिराग ने मन ही मन अचंभित स्वर में कहा। चिराग इस दृश्य से भयभीत हो गया। उसने फौरन ही अपनी कमर पर कसी म्यान से तलवार निकाली। चिराग चीखते चिल्लाते हुए कहने लगा, घुसपैठ हुई है, घुसपैठ हुई है। चिराग के वर्षों के युद्ध के अनुभव से उसे पता चल चुका है कि किसी भी युद्ध में जादूगरों का सामना करना सबसे ज्यादा कठिन है। जादूगरों से जंग लड़ते समय जरा भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए और अगर जादूगरों से जीत हासिल करनी है तब उसके लिए या तो जादूगरों पर छुपकर हमला करना पड़ेगा या फिर तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि जादूगर का माना पूरी तरह से खत्म न हो जाए। जादूगरों पर छुपकर हमला करना असंभव है। तो युद्ध में अक्सर जादूगरों का सामना करते समय सभी लोग इसी का इंतजार करते हैं कि कब जादूगर का माना खत्म हो जाए। चिराग ने तुरंत ही चिल्लाकर आदेश देते हुए कहा, तीरों की बौछार करो, मार डालो उन्हें। घुसपैठी इस समय दीवार से घिरे हुए मैदान के बाहरी इलाके में है और दीवार पर 50 से भी अधिक सिपाही तैनात है जो कि दुश्मनों पर लगातार तीरों की बौछार कर रहे हैं। हालांकि जिस क्षण चिराग ने आदेश दिया, उन दो लोगों में से एक का शरीर अचानक ही नीली रोशनी के चमकती हुई किरणों के सहारे से ढक गया। ये रोशनी की किरण बिल्कुल ही अनोखी है। इस रोशनी की किरणों के 15 फीट के रेडियस के दायरे में फैलने से पहले जादूगर का शरीर इसी रोशनी का मध्यम चमक रहे नीले किरणों के सहारे से ढका हुआ था। 15 फीट तक पहुंचने के बाद रोशनी की किरणें स्थिर हो गईं और रोशनी से बने गुम्बद में कई प्रकार के रहस्यमयी पैटर्न्स बहते हुए दिखने लगे। ये पैटर्न कांटों के समान है लेकिन बेहद ही अधिक उत्तम और जटिल है। इस रोशनी की किरण के प्रकट होते ही दो व्यक्ति तेज रफ्तार के साथ 1 सेकंड में 90 फीट के मैदान से गुजरते हुए पलक झपकते ही आंगन में आने जाने वाले मुख्य द्वार पर पहुंच गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे सिपाहियों द्वारा चलाए गए प्रत्येक तीर को चकमा देकर भीतरी हिस्से में घुसपैठ करने में सफल रहे। आंगन में आने जाने वाला मुख्य द्वार भी खुला था क्योंकि उस द्वार को बंद करने का समय ही सिपाहियों को नहीं मिला। इस नजारे को देखकर चिराग की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे अपनी आंखों देखी पर विश्वास ही नहीं हुआ। चिराग ने अविश्वसनीय स्वर में मनी मन आश्चर्य के साथ कहा, ये नील कांटेदार बैटल ऑरा है। नील कांटेदार बैटल ऑरा एक लेजेंडरी युद्ध शैली है जिसकी उत्पत्ति नील कांटेदार की बैटल टैक्टिक्स नामक पुस्तक से हुई थी। यह सिल्वर मून के डार्क एल्व्स का गुप्त युद्ध कौशल है। खासकर नूरानी खानदान के कुछ लोगों को इसमें महारत हासिल है। यह बैटल ऑरा बेहद ही शक्तिशाली है और उपयोगकर्ता को कांटों के हेलो से घेर लेता है। इस हेलो के 2 कार्य हैं। पहला, उपयोगकर्ता और उसके साथियों की गति को तेज करना। दूसरा, दुश्मन के हमलों का विरोध करना। इस युद्ध शैली में महारत हासिल करने वाला योद्धा यदि एक समय पर समान लेवल के 5 योद्धाओं का भी सामना करे तो भी वो नहीं हारेगा।
उपयोगकर्ता के पास जितने सहयोगी होंगे, बैटल ऑरा उतना ही शक्तिशाली बनता चला जाएगा। यदि इस समय घुड़सवारों के इस 2 लोग के समूह में कोई सैन्य योद्धा मौजूद होता जिसे इस बैटल ऑरा में महारत हासिल हो, तो संपूर्ण समूह की युद्ध शक्ति बेहद तेजी से बढ़ जाती। यही कारण है कि फौलाद के महाद्वीप में नील कांटेदार की बैटल टैक्टिक्स नामक पुस्तक की गिनती 10 लेजेंडरी बैटल ऑरा की पुस्तकों में होती है। इस बैटल ऑरा के बारे में यह भी अफवाह फैली है कि इसके अनेक वर्जन्स हैं। हालांकि उन सभी में एक समानता है, जो ये है कि बैटल ऑरा अपने आप में बेहद चयनात्मक है। ये बात सबसे बुनियादी वर्जन पर भी लागू होती है। यदि कोई सैनिक या योद्धा पर्याप्त रूप से प्रतिभाशाली नहीं है, तो उस पर जोर जबरदस्ती करके उसे इस बैटल ऑरा से पुरस्कृत करना न केवल अप्रभावी होगा, बल्कि कुछ मामलों में हानिकारक भी होगा। ऐसा कहा जाता है कि नूरानी परिवार की सबसे बड़ी बेटी भी इतनी काबिल और प्रतिभाशाली नहीं है कि वो इस बैटल ऑरा में महारत हासिल कर पाती। चिराग के सामने जो व्यक्ति है वो वास्तव में इतना प्रतिभाशाली है कि उसने इस गुप्त बैटल ऑरा में महारत हासिल कर ली। इस बैटल ऑरा को पहचानते ही चिराग ने अपनी रीढ़ की हड्डी तक में एक ठंडी कंपन महसूस की। चिराग ने मन ही मन कहा, ये 2 लोग अवश्य ही डार्क एल्व्स हैं, लेकिन इतने शक्तिशाली डार्क एल्व्स पार्श्वमत्स्य जिला में आखिरकार कर क्या रहे हैं? चिराग को इस बात का पूर्वाभास होने लगा कि मिश्रा परिवार अपनी ओर आने वाली इस दुर्घटना से बच नहीं पाएगा। जिस क्षण चिराग के दिलो दिमाग में विचार पनपा, महल के बाहरी हिस्सों में दर्दनाक चीखें गूंज उठी। चिराग चौंकते हुए इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगा और अचानक ही उसकी नजर धुएं के बीचों बीच से अकल्पनीय गति से बढ़ते हुए एक साय पर पड़ी। जब भी वो साया किसी भी सिपाही के पास से गुजरता, तो सिपाही एक दर्दनाक चीख के साथ या अपनी गर्दन पकड़कर जमीन पर गिरकर थोड़ी देर तड़पते फड़फड़ाते या फिर छाती पर हाथ रखकर जमीन पर गिर जाते। रात के अंधेरे के बावजूद भी चिराग स्पष्ट रूप से सटीकता के साथ उन मृत सिपाहियों के घावों से लहू को बहते हुए देख सकता है। दृश्य को देखते ही चिराग ने मन ही मन कहा, वो एक डार्क एल्फ पेशेवर कातिल है। वे 2 लोग जो भीतरी हिस्से में घुसपैठ करने में सफल रहे थे, उन्हें रोकने में अब देर हो चुकी थी। इसीलिए चिराग चिल्लाकर उस पेशेवर कातिल की ओर बढ़ा। यदि चिराग इस लड़ाई से बाहर रहना जारी रखेगा, तो उसका संपूर्ण परिवार उजड़ जाएगा। चिराग ने अपने बैटल ऑरा को एक्टिवेट किया और 3 छलांग में वो उस पेशेवर कातिल तक पहुंच गया। ठीक उसी पल चिराग ने पेशेवर कातिल के शरीर को काले रंग के ऑरा में ढका पाया। उसके हाथ पहले से ही अनगिनत लोगों के खून से सने हुए हैं। जब चिराग उस तक पहुंचा, उस समय वो पेशेवर कातिल किसी सिपाही के सीने पर अपना घुपा हुआ खंजर निकाल ही रहा था। सिपाही के घाव से खून के छींटे 3 फीट दूर तक फैले और उनमें से कुछ खून की बूंदें उसके चेहरे और मुंह के आसपास भी लग गए। डार्क एल्फ ने खूनी आंखों से लाश को घूरते हुए अपने होंठ के आसपास लगे खून को जीभ से काट लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, चिराग ने गुर्राते हुए चिल्लाकर कहा और अपनी तलवार चलाई। पेशेवर कातिल ने खुद को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि उसे अपने आप को बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो इतना फुर्तीला था कि उसे सफलतापूर्वक रूप से आसानी के साथ चिराग को चकमा देते हुए उसके हमले से खुद को सुरक्षित कर लिया और फिर अपने खंजर से निशाना साधते हुए चिराग के दिल को अपना निशाना बनाकर वो चिराग की ओर कूद पड़ा। चिराग ने डार्क एल्फ के हमले से अपना बचाव करने हेतु फौरन ही अपनी तलवार अपने सीने के आसपास हटा ली। इस बार भी डार्क एल्फ का खंजर और चिराग की तलवार के दरमियान कोई टक्कर नहीं हुई। अचानक ही चिराग के सिर के पीछे से किसी ने जोर से हमला किया और चिराग को चक्कर आने लगे। जब वो पीछे घूमा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल डार्क एल्फ इतना फुर्तीला था कि वो कब तेजी से चिराग के ऊपर से छलांग लगाकर उसके पीछे खड़ा हुआ, इसका अंदाजा चिराग को हुआ ही नहीं। और जब तक उसे इस बात का आभास हुआ, तब तक काफी देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वो पलटता, डार्क एल्फ ने खंजर के हैंडल से उसके सिर पर वार कर दिया, जिसके बाद चिराग बुरी तरह से घायल हो गया और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। हालांकि चिराग जमीन पर गिरा हुआ तो था, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ था, मगर उसमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो अपनी एक उंगली तक को हिला सके। तो फिर दोबारा खड़ा होना तो दूर की बात है। चिराग को अभी भी चक्कर आ रहे हैं। तू मरेगा, लेकिन अभी नहीं। चिराग के कानों तक किसी की खुश खुरदुरी आवाज आई। चिराग उसकी आवाज सुनकर बहुत घबरा गया। वो बेहद कमजोर महसूस कर रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि ये शायद उसके प्रतिद्वंदी के बैटल ऑरा का असर है, जिससे कि वो अपने शारीरिक बल का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। चिराग केवल बेबस और लाचार होकर जमीन पर औंधे मुंह पड़ा रहा और पेशेवर कातिल को बेरहमी से अन्य सिपाहियों का कत्ल करते हुए देखता रहा। फिर उसने उन 2 डार्क एल्व्स को भी देखा जो अब महल के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे। वो 2 डार्क एल्व्स पहले ही महल के आंगन में पहुंच चुके थे। अब वहां से दिल दहला देने वाली डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। आवाजें और उनकी गूंज बढ़ती और तेज होती चली गईं। चीखती आवाजें इस बात की गवाही देती हैं कि वे दोनों डार्क एल्व्स कितने निर्दयी और क्रूर हैं। चिराग के मन में जैसे ही ख्याल आया कि वे लोग उसके छोटे भाई को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं,
वो भयभीत हो गया। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो जमीन पर पड़े हुए ही बुरी तरह से कांपने लगा। उसी पल चिराग के मन में कई सारे सवाल पनपे, जैसे कि आखिर लक्ष्य ने ऐसा क्या कर दिया कि सिल्वर मून के परिवार के डार्क एल्व्स उसके पीछे पड़ गए? क्या मेरे परिवार के सदस्यों की अंतिम घड़ी आ चुकी है? चिराग को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने शक्तिशाली लोग उसके छोटे भाई जादूगर लक्ष्य के दुश्मन हैं। किस तरह से करेंगे सामना महल के लोग इस खतरे से? कैसे करेगा लक्ष्य इन डार्क एल्व्स का सामना? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मिश्रा महल के भोजन कक्ष में जिस पल किसी की अनजान आवाज और सायरन की आवाज भोजन कक्ष में उपस्थित लोगों को सुनाई दी, वे सभी लोग हड़बड़ा कर खड़े हुए। ब्रजेश ने सेवकों से चिल्लाकर कहा, मुझे मेरी तलवार फौरन दो, जल्दी करो। ब्रजेश एक लेवल 4 का शक्तिशाली तलवारबाज योद्धा है और बतौर मुखिया यदि कोई उसके महल में घुसपैठ करे तो प्रतिद्वंदी या प्रतिद्वंदियों को उसके आक्रोश का सामना तो करना ही होगा। एक सेवक भागते भागते ब्रजेश की तलवार लिए उसके पास पहुंचा। तलवार की बनावट और सजावट बेहद ही खूबसूरत है। म्यान पर कई सारे रूबी लगे हुए हैं और प्रत्येक रूबी कबूतर के अंडे जितने बड़े होंगे। जिस पल ब्रजेश के हाथों में वो तलवार आई, वो किसी हीरो की तरह बंगले से भागते हुए बाहर निकला। लक्ष्य को यह सब बेहद ही अजीब लगने लगा। बंगले के भीतर महल के बाहर से आती भयानक चीखों से लक्ष्य समझ गया कि दुश्मन बेहद शक्तिशाली है। लक्ष्य ने तुषार जी की ओर देखते हुए कहा, तुषार जी, आप माँ और दीदी को तुरंत तहखाने में ले जाइए। तुषार जी लक्ष्य की ओर देखते हुए जल्दबाजी में कहने लगे, जी साहब, अभी लेकर जाता हूँ। ललिता जी के चेहरे पर चिंताजनक हाव भाव दिखने लगे। उन्होंने लक्ष्य की ओर देखते हुए चिंतित स्वर में प्रश्न किया, बेटा तुम्हारा क्या? माँ, महल में घुसपैठ हुई है, मुझे उन लोगों से निपटना होगा। मेरी चिंता मत करो, तुम लोग यहाँ से तुरंत चले जाओ। ये लोग इतने शक्तिशाली नहीं है कि मुझे हरा पाएं। लक्ष्य ने शांतिपूर्ण तरीके से बिना ललिता जी को देखे उनके प्रश्न का उत्तर दिया। मगर तुम्हें तो जादू सीखते हुए केवल 1 वर्ष ही हो रहा है लक्ष्य। मालिनी ने चिंतित स्वर में लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा। मालिनी को इस विषय पर थोड़ी बहुत जानकारी जरूर है। वो बखूबी जानती है कि सामान्य तौर पर 1 वर्ष में जादू की पढ़ाई में केवल बुनियादी ज्ञान हासिल किया जा सकता है। लक्ष्य ने दुख भरी नजरों से मालिनी की ओर देखते हुए डांट लगाते हुए कहा, यह बातें करने का समय नहीं है, जल्दी यहां से जाओ। चूंकि दोनों ही महिलाओं का स्वभाव काफी विनम्र है तो उन्होंने तुरंत लक्ष्य के दबाव में आकर उसकी बात मान ली और तहखाने में जाने के लिए चुपचाप तुषार जी के पीछे पीछे चलने लगी। हालांकि वे लोग कुछ ही कदम चले होंगे कि अचानक ही उन्हें भोजन कक्ष के प्रवेश द्वार पर किसी की चीख सुनाई दी, जिसके बाद किसी का शरीर भोजन कक्ष के बाहर से भोजन कक्ष में उड़ते हुए आया। इस अप्रत्याशित घटना के कारण दोनों ही महिलाएं अवचेत अवस्था में डरकर चीख उठीं। लक्ष्य ने जब शरीर को देखा तो हैरान रह गया। वो ब्रजेश है। ब्रजेश ने जो सुंदर रोब पहना हुआ था वो अब फट चुका था। उसके हाथ पैर में कई चोटें आई हैं और वो खून से लथपथ है। ब्रजेश के शरीर पर किया गया प्रत्येक हमला उसकी नसों पर किया गया था, जिससे कि उसके शरीर से काफी खून बह रहा है। ब्रजेश हिलने डुलने की भी स्थिति में नहीं है। वो जमीन पर पीठ के बल ही पड़ा रहा और दर्द के मारे करा रहा है। ब्रजेश की हालत देखकर लक्ष्य काफी गुस्सा हो गया और फिर भोजन कक्ष से बाहर निकलने से पहले लक्ष्य ने अपनी जादुई छड़ी को कार्यान्वित किया। उसी पल 2 लोग यानी 2 डार्क एल्व्स भोजन कक्ष के द्वार पर आ धमके। उनमें से एक योद्धा है और दूसरा एक जादूगर। योद्धा की तलवार खून से सनी हुई है। उसकी तलवार को देखकर ऐसा लगने लगा कि जैसे इसी डार्क एल्फ ने ब्रजेश को एक घाव दिए हैं। ब्रजेश घायल अवस्था में जमीन पर पड़े पड़े दर्द भरी आवाज में कह रहा है, वे लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। ब्रजेश के मुंह से जब ये शब्द निकले तो सभी को ऐसा लगने लगा कि ये उसकी अंतरात्मा की आवाज है जो इस आपातकालीन स्थिति में जाग चुकी है। लक्ष्य ने ब्रजेश की बात को न सुनने का ढोंग किया और उन दोनों डार्क एल्व्स की ओर घूरने लगा। जब लक्ष्य ने देखा कि उसके प्रतिद्वंदियों ने कोई चाल नहीं चली, किसी भी तरह की हरकत नहीं की और एक ही जगह पर डटकर खड़े रहे, तब वो मुखिया की कुर्सी पर बैठ गया और फिर उसने अपनी जादुई छड़ी मेज पर रख दी। लक्ष्य अपने प्रतिद्वंदियों की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, 2 बिन बुलाए मेहमान, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूं? ये 2 डार्क एल्व्स लक्ष्य से सिल्वर मून के तृतीय तिगड़म की मृत्यु का बदला लेने आए। ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक तरफ से सदस्यों को साफ न कर दिया जाए। ब्रजेश की अवस्था से बात साफ जाहिर होती है कि उनके दिल में लक्ष्य के लिए कितनी नफरत है और इन डार्क एल्व्स ने जिस तरह से ब्रजेश को तड़पाया है उससे इस बात का सबूत मिलता है कि उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। चूंकि इन डार्क एल्व्स का टारगेट लक्ष्य है तो उसके प्रतिद्वंदी स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उसे ही अपना निशाना बनाएंगे। तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके परिवार के सदस्यों को तब तक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए जब तक कि वो हार न जाए। डार्क एल्फ योद्धा ने लक्ष्य की ओर देखकर हाँ के इशारे में सिर हिलाते हुए उसके प्रश्न के उत्तर में कहा, ऐसा संभव तो है,
लेकिन हम उन्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तुम्हारे घर के सदस्य तुम्हारी मृत्यु का शानदार नजारा देखेंगे लक्ष्य मिश्रा। डार्क एल्फ योद्धा की बात सुनकर भी लक्ष्य के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। जो बेहद ही शांत रहकर उसकी बात सुन रहा है। फिर लक्ष्य ने भोजन कक्ष में मौजूद डरते थर थर कांपते हुए कुछ सेवकों को देखा और उसने ब्रजेश की ओर हाथ का इशारा करते हुए सेवकों को आदेश देते हुए कहा, साहब को उठाओ, उनकी मरहम पट्टी करो तुरंत। सेवकों ने भी तुरंत ही लक्ष्य के आदेश का पालन किया। उसी क्षण एक और डार्क एल्फ भोजन कक्ष में आया। ये डार्क एल्फ एक पेशेवर कातिल है और उसके हाथों में किसी का शरीर है। गौर से देखने पर पता चला कि उसने दोनों हाथों से चिराग को उठाया हुआ है। लक्ष्य ने पेशेवर डार्क एल्फ की ओर देखते हुए कहा, उन्हें दूर से इस जंग को देखने दो। डार्क एल्फ पेशेवर कातिल हैरानगी के साथ अपने साथियों की ओर देखने लगा। उसी पल परेश ने उससे कहा, इस आदमी को कोने में फेंक दो, उसे अपनी पूरी जान लगाने दो। उनका उद्देश्य तब भी लक्ष्य को ही हराना है जब वो अपना सब कुछ दे रहा है, तभी उसे सच में निराशा का सामना करना पड़ेगा। हरदिल ने सर हिलाया और हाथ के एक मामूली झटके से ही उसने चिराग को 60 फीट से भी अधिक दूर फेंक दिया। चिराग अंदरूनी हॉल के अंदरूनी दीवार के पास जा गिरा। अब लक्ष्य सभी बाधाओं से मुक्त है और आखिरकार आसानी से जंग लड़ सकता है। हालांकि लक्ष्य अपनी चाल चलने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उसे सावधानी से हमले के समय पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मेज पर शांति से बैठे हुए लक्ष्य के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान है। उसे देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो मृत्यु से लड़ने की तैयारी कर रहा है। जब नौकरों ने ब्रजेश और चिराग के घावों की मरहम पट्टी कर दी, लक्ष्य ने अपना हाथ धीरे से मेज पर रखकर थपथपा दिया। लक्ष्य डार्क एल्फ को देखते हुए धीरे धीरे स्पष्ट रूप से कहने लगा, क्या मैं आपके उस साथी का नाम जान सकता हूं जिसका बदला लेने के लिए आप लोग यहाँ पधारे हैं? क्या आप लोग यहाँ फिरोज का बदला लेने आए हैं, या फिर अनस का, या फिर वो तलवारबाज योद्धा अलीना का? लक्ष्य द्वारा लिए गए आखिरी नाम के उल्लेख पर 3 डार्क एल्फ स्पष्ट रूप से उत्तेजित हो गए। योद्धा नरेश ने अपने बैटल ऑरा को एक्टिवेट किया और थोड़ा आगे बढ़ा। उसका शरीर उसके बैटल ऑरा की रोशनी की किरणों के सहारे से ढक गया। उसकी खून से सनी हुई तलवार भी उसी रोशनी की किरणों के सहारे से ढक गई, मगर तलवार की चमक और उसके शरीर की चमक में अंतर है। उसका शरीर तेज रोशनी की किरणों के सहारे से चमक रहा है और तलवार मध्यम रोशनी की किरणों के सहारे से चमक रही है। इसके अलावा नील कांटेदार बैटल ऑरा भी एक्टिवेट हो गई। नरेश ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, पाखंडी, और से सुन, हम यहाँ तुझसे अलीना जी की मृत्यु का बदला लेने आए हैं। लक्ष्य ने उन तीनों की ओर देखते हुए कहा, अच्छा, तो तुम लोग शहजादे नूरानी के चमचे हो? ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसी पर लक्ष्य ने उन पर हमला कर दिया। अचानक ही 3 विसल ऑफ डेथ के श्राप से तैयार हुए मेटल स्पाइक भोजन कक्ष में प्रकट हुए और उन तीनों डार्क एल्फ्स की ओर तेजी से बढ़े। लक्ष्य को प्रत्येक डार्क एल्फ के लिए श्राप द्वारा स्पाइक तैयार करने हेतु थोड़ा समय चाहिए था, इसीलिए उसने उनसे थोड़े समय के लिए बातचीत की और उतना समय उसके लिए 3 बार श्राप का इस्तेमाल करने के लिए काफी था। इस हमले के दौरान सबसे अधिक चौंका देने वाली बात यह थी कि लक्ष्य ने अपनी जादुई छड़ी को छुआ तक नहीं था। किसने कहा कि जादूगरों को जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों का इस्तेमाल करने के लिए जादुई छड़ी को हाथ में थामे रखना होगा? लक्ष्य बखूबी बड़ी आसानी से अपने माना के जरिए से जादुई छड़ी पर नियंत्रण बनाए हुए है। उसे अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने हेतु जादुई छड़ी को छूने तक की भी जरूरत नहीं पड़ी। 3 स्पाइक हवा के माध्यम से हाई पिच जोरदार आवाज के साथ शोर करते हुए अविश्वसनीय रफ्तार के सहारे से डार्क एल्व्स के पास 1 सेकंड के 10वें हिस्से में पहुंचे। प्रत्येक डार्क एल्व्स और उनकी 3 मेटल स्पाइक में कुछ ही दूरी का फासला होगा। लक्ष्य ने विसल ऑफ डेथ के उस मॉडिफाइड वर्जन का इस्तेमाल किया जिसे उसने इलियास के साथ मिलकर बनाया है। इस श्राप की शक्ति इसके ओरिजिनल वर्जन से 3 गुना अधिक है। 3 डार्क एल्व्स ने इस तरह से अचानक हमले की कल्पना तक नहीं की होगी। वे सभी अचंभित रह गए और उन्हें पलटवार करने के तरीके के बारे में सोचने का समय तक भी नहीं मिला। उनके पास जितना समय था उसमें उन्होंने केवल एक रक्षात्मक ढाल का सहारा लिया। हालांकि नरेश का बैटल ऑरा कुछ हद तक हमलों को रोकने में सक्षम हुआ, लेकिन ये बैटल ऑरा करीबी मुकाबलों में सबसे प्रभावी साबित होता है और लक्ष्य का श्राप लंबे दूरी तक हमला करने की क्षमता रखता है। इसीलिए नरेश ने तुरंत लक्ष्य के हमले से बचने के लिए अपनी तलवार का सहारा लिया ताकि वो मेटल के स्पाइक को तलवार के जरिए से ब्लॉक कर पाए। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य के हमले से जादूगर परेश ने खुद को सुरक्षित रखने हेतु तुरंत ही एक लेवल 4 के जादुई तंत्र मंत्र का सहारा लिया, जिससे कि उसके शरीर के इर्द गिर्द एक जादुई बांध प्रकट हुई। केवल पेशेवर कातिल हरदिल ने सोचा कि वो लक्ष्य के हमले को टालने के लिए बेहद चतुर है। लक्ष्य द्वारा किए गए मेटल स्पाइक के हमले से बचने की उम्मीद में उसने फ्लैश के माध्यम से साइड की तरफ कदम बढ़ाया। तीनों के तीनों मेटल स्पाइक लगभग एक साथ ही विस्फोट हुए, जिसके तुरंत बाद एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। हरदिल घायल हो चुका था। भले ही हरदिल एक लेवल 5 का पेशेवर कातिल है और उसकी रफ्तार अविश्वसनीय रूप से तेज है, लेकिन लक्ष्य की प्रतिक्रियाओं की रफ्तार की तुलना में हरदिल की रफ्तार बेहद ही कम है।
लक्ष्य ने प्रत्येक मेटल स्पाइक को प्रत्येक डार्क एल्व्स के लिए तैयार किया था, लेकिन जब लक्ष्य ने देखा कि 3 में से 2 डार्क एल्व्स ने उसके हमलों से बचने के लिए रक्षात्मक दाव चल दिए, तब लक्ष्य ने तीसरे डार्क एल्फ को चुना, जिसकी सुरक्षा की चाल बेहद कमजोर थी। भले ही हरदिल को लगा हो कि वो चतुर है, लेकिन उसने गलती की और वही उस पर भारी पड़ी। लक्ष्य ने तीनों मेटल स्पाइक का निशाना हरदिल पर साध दिया। लक्ष्य ने अपने पिछले जीवन में एक प्रसिद्ध युद्ध रणनीति सीखी थी जो उसे अब तक याद है। युद्ध या जंग जीतने के लिए हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा से ठीक विपरीत दाव खेलना चाहिए। लक्ष्य ने इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए हरदिल पर हमला कर दिया, क्योंकि उसकी रक्षात्मक नीति कमजोर थी। लक्ष्य संभवतः अभी के लिए अन्य जादुई श्रापों के साथ इतना निपुण नहीं है, लेकिन जादुई श्राप वेसल ऑफ डेथ का इस्तेमाल लक्ष्य लंबे समय से करता आया है। कारणवश वो न केवल इस श्राप की शक्ति से वाकिफ है, बल्कि इसकी गहराई से भी बखूबी वाकिफ है। कैसी रहेगी लक्ष्य और डार्क एल्व्स के बीच की लड़ाई? किसका पल्ला रहेगा भारी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य ने जादुई श्राप वेसल ऑफ डेथ से बने तीनों मेटल स्पाइक का निशाना साधा तो हरदिल पे ही था, लेकिन वे स्पाइक हरदिल पर प्रत्यक्ष रूप से जाकर नहीं टकराए, बल्कि जब लक्ष्य ने हरदिल को उसके हमलों से बच निकलने के लिए भागते हुए देखा तो उसने उस दिशा का पता लगाया कि वो किस तरफ भागेगा, और जैसे ही लक्ष्य को इसका अंदाजा मिला, लक्ष्य ने सारे मेटल स्पाइक का रुख उसी ओर कर दिया, जिसके बाद उसने तीनों मेटल स्पाइक को उसी दिशा में फोड़ दिया। विस्फोट के तुरंत बाद एक पल के लिए पूरी जगह आग की लपटों से जगमगा उठी और मेटल के कई सारे टुकड़े हरदिल के शरीर में घुस गए। उसने एक पतला सा चमड़े का सुरक्षा कवच पहना हुआ है, जो कि जादुई विरोधी है, यानी जादू के प्रभाव को नष्ट करने या रोकने हेतु बनाया गया है, जिस वजह से वो हमले की ऊर्जा के ज्यादातर नुकसान से तो बच गया, लेकिन मेटल के टुकड़े शारीरिक हमलों का काम कर गए। कवच और चमड़े के माध्यम से हजारों मेटल के टुकड़े हरदिल के शरीर में चुभ गए। उसके शरीर पर अनेक खुले घाव हैं और उसके चेहरे पर भी मेटल के टुकड़ों का अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। उसका पूरा चेहरा मेटल के टुकड़ों से ढका हुआ है। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा है। चेहरा तक लहूलुहान हो चुका है और आंखों से खून की धारा बह रही है। बतौर एक लेवल 5 के पेशेवर कातिल होने के नाते हरदिल की उत्तरजीविता वृत्ति मजबूत है। हालांकि उसके घाव भले ही गंभीर हैं, लेकिन फिर भी हरदिल मृत्यु से बच गया। लेकिन इस परिस्थिति में वो जीवन और मृत्यु के बीचों बीच लटक रहा है। साथ ही भले ही वो अंधा हो चुका है, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति के कारण वो अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है। लक्ष्य को अब उससे कोई खतरा नहीं होने वाला। लक्ष्य ने उसकी हालत देखकर गहरी सांस ली, क्योंकि उसके 3 शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों में से एक की गिनती कम हो चुकी है। तभी जादूगर परेश और योद्धा नरेश ने लक्ष्य पर पलटवार करने की शुरुआत की। हालांकि लक्ष्य के अप्रत्याशित हमले से वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए थे। कारणवश उनके पास अपने साथी हरदिल की मदद करने का समय नहीं था। जब उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि लक्ष्य ने उन्हें उल्लू बनाकर अपनी चाल चल दी, तो फिर वे भी हमला करने के लिए तैयार हो गए और लक्ष्य पर सारा ध्यान केंद्रित कर दिया। योद्धा नरेश ने बैटल स्किल चार्ज का इस्तेमाल किया और लक्ष्य की ओर तेजी से भागा। उसके पास कोई ढाल कवच नहीं है, लेकिन उसने एक हल्की सी चेन मेल पहनी है। साथ ही उसे नील कांटेदार बैटल ऑरा से भी सुरक्षा मिल रही है। उस पल योद्धा नरेश किसी युद्ध रथ की तरह लगने लगा, जो अपने रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को अपने पैरों तले रौंदते हुए अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। नरेश के रास्ते में जो कुछ भी आया वो उसके क्रोध का शिकार बन गया। फिर चाहे वो मेज हो, कुर्सियां हो या फर्श पर लगे लकड़ियों के प्लैंक, सब कुछ नष्ट होकर बिखर चुका था। योद्धा नरेश लक्ष्य से लगभग 70 फीट की दूरी पर था। भोजन कक्ष में मौजूद फर्नीचर उसके रास्ते का कांटा जरूर बने, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो लक्ष्य तक आधे सेकंड में पहुंच जाता। इसी दौरान जादूगर परेश अपना बचाव नरेश के पीछे छुपकर कर रहे हैं। उन्होंने एक श्राप का इस्तेमाल करने की शुरुआत कर दी और श्राप का स्ट्रक्चर तैयार होने लगा। नरेश की मदद से उनके पास इतना समय तो है ही कि वो एक शक्तिशाली श्राप का इस्तेमाल कर सकें। कारणवश उन्होंने लेवल 3 के जादुई श्राप बर्फीले भाले का विकल्प चुना। परेश इस श्राप से बखूबी वाकिफ है, इसलिए वो 0.4 सेकंड की बिजली की तेजी से इस श्राप का इस्तेमाल करने में सक्षम हुआ। उसने इसे सुप्रीम जादुई स्किल के साथ मॉडिफाई भी किया हुआ था, इसीलिए इसकी शक्ति लेवल 4 के समान हो गई। लक्ष्य जैसे अप्रत्याशित प्रतिद्वंदी के साथ लड़ाई करने हेतु जादूगर परेश के पास इस श्राप का इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। डार्क एल्व्स द्वारा किए गए हमलों से बच निकलने और पलटवार करने के लिए लक्ष्य ने 2 काम किए। सबसे पहले उसने अपनी जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके रक्षात्मक जादुई तंत्र मंत्र इडलवियस का इस्तेमाल किया। यह कदम उठाना लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं था, मगर फिर भी उसने यह कदम इस सोच के आधार पर उठाया कि क्या पता शायद इसकी जरूरत पड़ जाए।
शायद इस रक्षात्मक जादुई तंत्र मंत्र का प्रभाव डार्क एल्व्स के हमलों को संपूर्ण रूप से नहीं रोक पाएगा, मगर फोर्स फील्ड के कारण उनके हमलों की गति कम हो जाएगी, और यदि उनके हमले फोर्स फील्ड के भीतर प्रवेश कर भी गए तो हमलों की शक्ति कम हो जाएगी, जिससे कि लक्ष्य को प्रतिक्रिया देने के लिए समय भी मिल जाएगा। दूसरा काम लक्ष्य ने ग्लिफ की रूह में समाये हुए लेवल 5 के श्राप अग्निहस्त को एक्टिवेट करके किया। लक्ष्य पहली बार किसी लड़ाई में ग्लिफ की रूह का इस्तेमाल करने वाला है। लाजमी है कि लड़ाई के नजारे उसके लिए भी अद्भुत होंगे। जिस क्षण लक्ष्य के दिमाग में श्राप को इस्तेमाल करने का विचार आया, वो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, जिसके बाद लक्ष्य की जादुई छड़ी की नोक पर इस श्राप के मॉडिफाइड वर्जन का जटिल स्ट्रक्चर बनते हुए दिखने लगा। जादुई छड़ी की एक नोक के सिरे पर लेवल 5 की देवांश मणि लगी हुई है, जिसमें पहले से ही आग के तत्व समाये हुए हैं। जिस पल अग्निहस्त का स्ट्रक्चर देवांश मणि के निकट आया, आग के तत्व श्राप के स्ट्रक्चर में तेजी से समाने लगे और पलक झपकते ही 0.1 सेकंड में श्राप तैयार हो गया। तब तक डार्क एल्फ योद्धा नरेश और लक्ष्य के बीच 40 फीट की दूरी का फासला रह गया। अचानक ही नरेश ने अपनी आंखों के सामने एक विशालकाय जलते हुए हाथ को प्रकट होते देखा। वो बड़ा सा हाथ सफेद रोशनी की मध्यम किरणों के सहारे मंद मंद चमक रहा है, और उस हाथ की प्रत्येक उंगलियां उसकी जांघों से भी अधिक बड़ी है। साथ ही वे उंगलियां गर्मा गर्म जलते हुए छल्लों से घिरी हुई हैं। जैसे ही विशालकाय हाथ प्रकट हुआ, अपने भारी भरकम आकार के बावजूद भी वो हाथ आश्चर्यजनक फोर्स और उससे भी अधिक भयावह गति के साथ योद्धा नरेश की ओर बढ़ा। हाथ नरेश तक पहुंचा भी नहीं है, मगर नरेश उससे निकलती भीषण गर्मी को महसूस कर सकता है, जिस कारण डर के मारे उसके घुटने कांपते हुए डगमगाने लगे। नरेश ने मन ही मन सोचा कि यह कैसा राक्षसी श्राप है। नरेश डर के मारे नीला पीला हो चुका है और उसके मन में एक ही विचार प्रकट हुआ, जो कि है भागने का विचार। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नरेश की रफ्तार कितनी तेज है। वो कभी भी आग के तत्वों से बने श्राप अग्निहस्त की रफ्तार को पीछे नहीं छोड़ सकता। आग के तत्वों में वजन नहीं होता, इसलिए इनमें इनर्शिया भी मौजूद नहीं है, जिस कारण वो किसी भी समय पर स्थिर अवस्था में रहते हुए कब तूफान की गति समान तेज हो जाए, इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लक्ष्य इस पर नियंत्रण रखने में भी सक्षम है, कारणवश श्राप से बने हुए इस हथियार की दिशा भी वो अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकता है, और जलते हाथ को उसकी दिशा पर आगे बढ़ने में समय भी नहीं लगेगा। भले ही अग्निहस्त का आकार बड़ा हो, लेकिन जलता हुआ हाथ आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला, लचीला और तेज है। जल्द ही योद्धा नरेश विशाल अग्निहस्त की पकड़ में आ गया। जलते हुए हाथ का आकार इतना बड़ा है कि नरेश उस हाथ की गिरफ्त में समाये किसी छोटे से चूहे के समान लग रहा है। वो पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गया और बाहर से उसे देखना नामुमकिन है। इसी बीच नरेश को अपने चारों ओर आग की लपटों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। जलते हुए हाथ ने नरेश पर इस तरह से दबाव बनाया हुआ है कि उसके पास हिलने डुलने तक की भी जगह नहीं बची है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि जलता हुआ हाथ बड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ता चला गया। नरेश के मन में एक ही विचार पनपा कि लक्ष्य उसे जलाकर राख करके मारने की सोच रहा है। नरेश ने फिर अपनी सारी बल शक्ति और ऊर्जा का ध्यान एक विस्फोट में नीले कांटेदार बैटल ऑरा को एक्टिवेट करने पर केंद्रित किया, जिसके बाद जिस बैटल ऑरा की चमकती किरणों के सहारे से वो ढका हुआ था, वो तेजी से चमकी और बैटल ऑरा अपने आम तीव्रता से 3 गुना अधिक तीव्र हो गई। एक विस्फोट की आवाज भोजन कक्ष के हॉल में गूंजी। आखिरकार नरेश की हालत उतनी भी बुरी नहीं थी। अपने बैटल ऑरा के विस्फोट के सहारे से नरेश अग्निहस्त में मौजूद आग के तत्वों को नष्ट करने में सक्षम रहा, लेकिन इसके लिए उसे भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ी थी। उसके कपड़े जल चुके थे, यहां तक कि उसकी सुरक्षा कवच तक गर्म होकर लाल हो चुकी थी और नष्ट हो चुकी थी। उसके बाल जल चुके थे और उसका पूरा शरीर आग के धुएं के कारण काला पड़ चुका था। अब नरेश चार्ज करने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा वो चिलचिलाते तापमान के तहत सचेत और जागरूक रहने हेतु अपनी सारी बल शक्ति और ऊर्जा का प्रयोग करने में लग गया। वो भले ही कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन दोबारा हमला करने से पहले उसे कुछ समय के लिए आराम की जरूरत पड़ेगी ही। ठीक उसी समय आखिरकार जादूगर परेश के श्राप का असर दिखा। श्राप द्वारा तैयार किया हुआ बर्फीला भाला प्रकट हुआ। जादूगर परेश के जादुई छड़ी की नोक से अनेक बर्फीले भाले निकलने लगे और गोल गोल घूमते हुए लक्ष्य की ओर बेहद ही तेजी से बढ़े। प्रत्येक बर्फीले भाले लगभग 7 फीट लंबे और अंडे जितने मोटे हैं। लक्ष्य के लेवल 4 के रक्षात्मक जादुई तंत्र मंत्र इडलवियस द्वारा तैयार हुई बांध भी लक्ष्य को इन भालों से सुरक्षित रखने में असमर्थ रहेगी, और यदि वे भाले और लक्ष्य के बीच टक्कर हुई तब उसके प्रतिद्वंदियों को उस पर दोबारा हमला करने का मौका मिल जाएगा।
इस सब के बावजूद भी लक्ष्य के पास इस हमले को संभालने और इससे खुद को सुरक्षित रखने हेतु भी एक तरीका है। लक्ष्य ने दोबारा से ग्लिफ की रूह को एक्टिवेट किया और पल भर के लिए स्तब्ध रह गया, जिसके तुरंत बाद लेवल 5 के अग्निहस्त का स्ट्रक्चर दोबारा उसकी जादुई छड़ी की नोक पर प्रकट हुआ। चूंकि नरेश पर किए गए हमले के कारण वातावरण में अभी भी आग के तत्व फैले हुए हैं, तो वे आग के तत्व एकत्रित होकर स्ट्रक्चर में समाने लगे और तुरंत ही एक नया विशालकाय जलता हुआ हाथ प्रकट हुआ। जब नया अग्निहस्त तैयार हुआ तब बर्फीले भाले अपनी दिशा पर ही थे। उन भालों के और उनके टारगेट के दरमियान अभी भी आधे रास्ते का फासला बचा हुआ था। दोनों ही आपस में टकरा गए, जिससे कि एक जोरदार विस्फोट हुआ और विस्फोट की गूंज पूरे भोजन कक्ष में सुनाई देने लगी। विस्फोट के कारण वातावरण में अनेक नष्ट तत्व फैल गए। पहले तो अग्निहस्त मध्यम रोशनी की किरणों के सहारे से मंद मंद चमक रहा था, मगर जैसे ही जलता हुआ हाथ बर्फीले भाले के संपर्क में आया, बर्फीले भाले तेज रोशनी की किरणों के सहारे से चमकने लगे, जिसके तुरंत बाद बर्फीले भाले पिघलकर धुएं में बदल गए। ऐसा होना तो लाजमी है, क्योंकि बर्फीला भाला लेवल 3 का श्राप है और अग्निहस्त लेवल 5 का श्राप है। जब बर्फीले भाले भाप में बदले तब अग्निहस्त की प्रत्येक उंगलियां गाय की जीभ के समान मुड़ गईं और तुरंत ही जलते हाथ ने डार्क एल्फ योद्धा नरेश को निगल लिया, जिसके बाद वो संपूर्ण रूप से जलती हुई मुट्ठी में समाकर गायब हो गया। ठीक इसके बाद लक्ष्य ने बिना किसी झिझक के जलते हुए हाथ का तापमान बढ़ा दिया। खासकर उसने हथेली के जलते हुए हिस्से के तापमान को अधिक बढ़ा दिया। जलता हुआ हाथ इतनी तेजी से चमक उठा कि भोजन कक्ष में मौजूद लोग चमकती रोशनी के कारण लगभग अंधे हो गए। इसका मतलब यह है कि अग्निहस्त के तापमान को फफोले की डिग्री तक बढ़ा दिया गया था। इस बार नरेश किसी भी हालत में जलते हुए हाथ की गिरफ्त से छूट नहीं सकता। वास्तव में इस बार नरेश पर श्राप का हमला 0.2 सेकंड के भीतर हुआ था। नरेश को तो पिछले हमले से भी उबरने का समय नहीं मिला था, तो जब उस पर इतनी तेजी से दूसरा हमला हुआ तब वो खुद को आखिर कैसे बचाता। ठीक इसके बाद जलते हुए हाथ के भीतर से एक दर्दनाक अमानवीय चीख सुनाई दी। वो एक भयानक चीख थी, लेकिन बेहद ही संक्षिप्त थी और अचानक ही वो चीख सुनाई देना बंद हो गई। कैसे करेंगे डार्क एल्व्स लक्ष्य के हमलों का सामना? किस तरह से लक्ष्य सिखाएगा उन्हें सबक? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वो दर्दनाक चीख डार्क एल्फ योद्धा नरेश की थी, जो अब जलकर मर चुका था। इस समय डार्क एल्व्स के 3 लोगों के छोटे से समूह में एक की मृत्यु हो चुकी है, एक बुरी तरह से घायल है। अब केवल डार्क एल्फ जादूगर परेश ही बचा हुआ है। यह सब कुछ 3 सेकंड के भीतर हुआ था और इतना समय एक आम व्यक्ति को सांस लेने और छोड़ने में लग जाता है। एक और सेकंड के बीतते ही जलते हुए हाथ ने अपनी हथेली खोल दी, जिससे कि जले कोयले समान बड़ी गांठ जैसा दिखने वाला एक जला हुआ शरीर उससे बाहर गिरा। जैसे ही लाश फर्श से टकराई, वो अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। लेवल 5 का शक्तिशाली डार्क एल्फ योद्धा अब कोयले और राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। इस भयानक दृश्य को देखकर व्रजेश ने एक घूंट भरी। उसे अब एहसास हुआ कि जब उसने लक्ष्य पर हमला किया था तब वो उस पर कितना मेहरबान हुआ था। इस बीच चिराग की आंखें लड़ाई के दृश्यों को देखकर फटी की फटी रह गईं और सबसे अधिक हैरान वो इस बात पर है कि उसके छोटे भाई लक्ष्य ने बिना हिले शांत स्वभाव के साथ एक जगह पर बैठकर ये लड़ाई लड़ी थी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि लक्ष्य अब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन चुका है। चंद मिनटों पहले चिराग को जिस डार्क एल्फ पेशेवर कातिल ने बिना किसी मेहनत के बुरी तरह से हराया था, वो उसके छोटे भाई द्वारा घायल किया गया है और नुरानी परिवार के जिस सेवक डार्क एल्फ योद्धा को नील कांटेदार बैटल ऑरा में महारत हासिल थी, लक्ष्य उसकी मृत्यु का कारण है। और सबसे अधिक भयंकर बात तो यह है कि उसके भाई ने उन लोगों को छुआ तक नहीं। एक जगह पर बैठे बैठे ही उसने 2 शक्तिशाली दुश्मनों का सफाया कर दिया। चिराग के दिलो दिमाग में कई सारे सवाल और ख्याल पनपे, जैसे कि लक्ष्य के पास किस तरह की जादुई शक्ति है? इतने कम समय में लक्ष्य इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? चिराग ये सब समझ ही नहीं पा रहा है और उसके पास इन पनपे सवालों और ख्यालों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। डार्क एल्फ जादूगर परेश न केवल अपने सामने खड़े मनुष्य जादूगर प्रतिद्वंदी की शक्ति से हैरान और चकित है, बल्कि वो लक्ष्य से इतना भयभीत है कि वो डर के मारे कांप रहा है। लक्ष्य के श्राप अग्निहस्त ने जादूगर परेश के लड़ने की क्षमता और हिम्मत को रौंद दिया है। वो इस बात से काफी डरे हुए हैं कि जिस श्राप का इस्तेमाल लक्ष्य ने किया वो लेवल 5 का है, लेकिन उसे श्राप का इस्तेमाल करने में अधिक समय तक नहीं लगा।
लक्ष्य के जादुई तंत्र मंत्रों और श्रापों का इस्तेमाल करने की रफ्तार परेश की कल्पना से भी परे है। साथ ही आज से पहले उन्होंने कभी भी इस तरह के भयावह हमलों का सामना नहीं किया है। वो संभवतः इस लेवल के प्रतिद्वंदी को कैसे हरा सकते हैं? वापस चलो, परेश ने चिल्लाकर हर दिल से कहा। परेश अपनी बात कहते ही महल के भोजन कक्ष से बाहर भागा। उसे मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन इस समय उसका जिंदा रहना जरूरी है ताकि वो काल जंगल में पहुंचकर इस घटना का वर्णन अपने बाकी के डार्क एल्फ साथियों से कर सके। हालांकि हरदिल पूरी तरह से घायल और अंधा हो चुका था, लेकिन नरेश की आवाज सुनकर ही वो समझ गया कि नरेश की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही वो ये भी समझ गया कि जादूगर परेश भाग खड़ा हुआ है, तो उसे भी तुरंत इस जगह से भाग जाने का ख्याल आया। वो लड़खड़ाते, डगमगाते, लंगड़ाते हुए भोजन कक्ष से बाहर जाने लगा, मगर उसने कुछ ही कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाए ही थे कि अचानक ही वो भोजन कक्ष के फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। हर दिल उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक जादुई श्राप विसल ऑफ डेथ से बना हुआ एक मेटल स्पाइक उसकी जांग के पास जाकर विस्फोट हुआ, जिस वजह से उसकी जांग की हड्डी चकनाचूर हो गई और उसका पूरा शरीर दर्द करने लगा। हर दिल जैसे तैसे पीठ के बल पलटा और अपनी जांग पकड़कर दर्द के कारण कराहने लगा। हर दिल अब वो अंधकार का साया नहीं रहा था जो यहाँ आने से पहले और लक्ष्य से भिड़ने से पहले तक वो था। इसी बीच डार्क एल्फ जादूगर परेश मुख्य हॉल के बाहर पहुंच चुका था। भले ही अब वो लक्ष्य की नजरों से दूर है, लेकिन उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका है और इस समय वो यहाँ से सही सलामत बचकर निकलने के बारे में सोच रहा है। उसके अलावा उसके दिलो दिमाग में फिलहाल कुछ और नहीं चल रहा है। वो जितना हो सके लक्ष्य से उतना दूर जाना चाहता है। परेश महल से बाहर निकलकर आंगन के एक कोने में पहुंचा और उसने राखमह बाजमह नामक एक जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया। परेश को यहां रुककर अपने अन्य दो साथियों की तरह लक्ष्य के हमलों से न घायल होने का शौक चढ़ा है और न ही मरने का। इसके बजाय वो आसमान में उड़कर लक्ष्य से बचने की कोशिश करने में लगा हुआ है। 2 सेकंड के बाद परेश द्वारा इस्तेमाल किए गए जादुई तंत्र मंत्र का असर दिखने लगा। ग्रे रंग के धुएं सा धूसर बिलबिलाता बादल एक विशाल बाज में बदल गया। परेश तुरंत ही उस बाज पर तेजी से बैठा और बाज आसमान में उड़ गया। परेश को जब इस बात का एहसास हुआ कि अब वो अपने प्रतिद्वंदी की पकड़ से परे है, तब उसने राहत की सांस ली। लेकिन अचानक ही परेश ने देखा कि लक्ष्य भी महल के बाहर निकल चुका है। तब इसी राहत का एहसास चिंता में बदल गया। बाज तब तक 30 फीट की दूरी तक ही उड़ा होगा। लक्ष्य ने परेश की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। लक्ष्य ने अपनी जादुई छड़ी का रुख आसमान की ओर किया और तुरंत ही जलता हुआ हाथ प्रकट हुआ और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। जलते हुए हाथ ने बेहद ही कम समय में बाज को अपनी हथेली में धर दबोचा और फिर डार्क एल्फ जादूगर परेश सहित ही जलते हुए हाथ ने बाज को नीचे की ओर खींच लिया। यह लड़ाई लक्ष्य की संपूर्ण जीत के साथ 4 सेकंड में ही खत्म हो गई। डार्क एल्फ जादूगर परेश को जलते हुए हाथ से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लक्ष्य ने श्राप पर इस तरह से नियंत्रण बनाया हुआ था कि केवल परेश द्वारा बनाए गए बाज को ही नुकसान पहुंचा। परेश को आंच या खरोंच तक नहीं आई। हालांकि परेश जलते हुए हाथ से इतना अधिक डरा हुआ है कि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि वो इसका विरोध करे। वो अग्निहस्त की जलती हथेली पर डरते सहमते ही खुद में इस तरह से सिमट कर बैठा हुआ है कि केवल उसका सर ही नजर आ रहा है। डार्क एल्फ जादूगर परेश अपनी आंख बंद करके अपने अंतिम फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही लक्ष्य और जलते हुए हाथ की हथेली पर बैठा हुआ परेश एक दूसरे के सामने आए, लक्ष्य इस सोच में पड़ गया कि उसे इन दोनों डार्क एल्फ्स के साथ क्या करना चाहिए और जल्द ही उसे इस समस्या का समाधान मिल गया। लक्ष्य ने मन ही मन कहा, ये दोनों मरेंगे तो जरूर, लेकिन इन्हें मारने से पहले मैं इनसे कुछ जानकारियां हासिल करने की कोशिश करूंगा। जादूगर परेश ने हार मान ली। उसके चेहरे पर दर्द और भय की भावना है और वो बेबस और लाचार होकर खामोश रहकर अग्निहस्त की जलती हथेली पर बैठा ही रहा। लक्ष्य ने तुरंत परेश पर जादुई तंत्र मंत्र माना लॉक का इस्तेमाल किया। लक्ष्य ने इस जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करना हुमैरा से सीखा है। इस जादुई तंत्र मंत्र के असर की सफलता टारगेट पर निर्भर करती है, क्योंकि जब किसी पर भी इस जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है तो उस व्यक्ति को बिना विरोध किए उपयोगकर्ता का संपूर्ण रूप से सहयोग करना पड़ता है। यह बेहद ही शक्तिशाली जादुई तंत्र मंत्र है और इसे प्रतिबंधों से मुक्त करने हेतु खुद की इच्छा शक्ति पर भरोसा करना असंभव है। कम से कम लक्ष्य ने अब तक जिन जादूगरों को देखा है उनके लिए यह बात सच साबित हुई थी। लक्ष्य पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि जादुई तंत्र मंत्र माना लॉक संपूर्ण रूप से सफल होगा, लेकिन जब उसने देखा था कि डार्क एल्फ जादूगर कितना डरा हुआ है, उसने उसी मौके का फायदा उठाया और उसने तब परेश पर माना लॉक का इस्तेमाल किया। जब तक जादूगर परेश को इस बात का अंदाजा होता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
एक जादूगर जिससे उसकी जादुई शक्ति छीन ली गई हो, उसमें और आम व्यक्ति में कैसा अंतर। ठीक इसके बाद लक्ष्य ने परेश को अग्निहस्त की गिरफ्त से छोड़ दिया और जादूगर परेश बर्फीली जमीन पर एक मध्यम सी आवाज के साथ गिरते हुए बैठ गया। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से हैरानगी दिख रही है और वो इस आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर लक्ष्य ने उसके साथ क्या किया। लक्ष्य जानता है कि परेश और अधिक प्रतिरोध नहीं करेगा। इसके बाद लक्ष्य ने परेश की ओर एक कदम बढ़ाया और उसने परेश पर जादुई तंत्र मंत्र मोहमाया का इस्तेमाल किया, जिसके बाद लक्ष्य ने एक एक करके परेश के तन से सभी जादुई वस्तुएं हटा दी। परेश की जादुई छड़ी, उसकी रक्षात्मक जादुई अंगूठी, डायमेंशनल ब्रेसलेट और मणि से बनी सर पर लगी ताज समान टोपी। लक्ष्य ने ध्यानपूर्वक रूप से प्रत्येक जादुई उपकरणों को उसके तन से हटा दिया। लक्ष्य ने यह सब कुछ इसी कारण से किया ताकि निहत्थे व्यक्तियों को भी परेश से किसी भी तरह का खतरा न हो। इसके ठीक बाद लक्ष्य परेश को मोहमाया के सहारे से भोजन कक्ष में ले गया। अब जब उसने परेश को शक्तिहीन कर दिया था और जब परेश से किसी को किसी भी तरह का खतरा नहीं होने वाला था, तब लक्ष्य ने अपना सारा ध्यान डार्क एल्फ पेशेवर कातिल हरदिल की ओर कर दिया। हरदिल अभी भी भोजन कक्ष के फर्श पर पीठ के बल लेटकर अपने टूटे हुए पैर को थामे हुए पड़ा हुआ है। दर्द के मारे चीखने चिल्लाने के कारण उसकी आवाज कर्कश हो चुकी थी। उसके शरीर से अच्छा खासा खून बह चुका था, जिस कारण वो कमजोर भी पड़ गया। लक्ष्य ने घायल हरदिल की ओर देखते हुए चुटकी बजाई। तुरंत ही एक कांच का गोला प्रकट हुआ और सीधे हरदिल के कान के पास जाकर विस्फोट हुआ। विस्फोट के शॉक वेव्स का असर बिना किसी रुकावट के हरदिल के दिमाग पर हुआ, कारणवश वो तुरंत ही बेहोश हो गया। लक्ष्य ने भोजन कक्ष में मौजूद सेवकों को आदेश देते हुए कहा, इस डार्क एल्फ के सभी उपकरण और कपड़े उतारो, इसे गंजा करो और इसकी मरहम पट्टी करो। हाँ, ध्यान से इसकी मरहम पट्टी करना, ये मरना नहीं चाहिए। लक्ष्य का इरादा हरदिल को गंजा करके उसे अपमानित करने का नहीं है। उसने तो इसी कारण से आदेश दिया क्योंकि हरदिल एक पेशेवर कातिल है और पेशेवर कातिलों की आम आदत होती है कि वो ऐसी ऐसी जगहों में चीजें छुपाते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और ये चीजें उनके जीत का कारण भी बन सकती हैं। बाल भी उन्हीं जगहों में से एक है जहां डार्क एल्व्स कुछ भी छुपाने में कामयाब रहते हैं। एक पेशेवर कातिल यदि टूटे हुए पैर की देखरेख भी कर रहा हो तो भी इसी गुण के कारण वे बेहद ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। लक्ष्य के आदेश को सुनकर भोजन कक्ष में मौजूद सेवक डर के मारे एक दूसरे को घूरने लगे। ये सभी लोग साधारण लोग हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में डार्क एल्व्स को आज से पहले नहीं देखा था। इसके अलावा जिस डार्क एल्फ की मरहम पट्टी करने को लक्ष्य उनसे कह रहा है, उसने उनकी आंखों के सामने ही अनगिनत लोगों को मार गिराया था। ये सब देखने के बाद आखिर उनके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती कि वे हरदिल के करीब भी जाते। ये काम मैं करूंगा, चिराग ने कहा। चिराग एक योद्धा है और लक्ष्य की बात सुनकर वो समझ गया कि लक्ष्य क्या करने की सोच रहा है। चिराग हरदिल के पास जा पहुंचा और फिर चिराग ने हरदिल की सुरक्षा कवच उतार दी। फिर चिराग ने हरदिल को उसके ही खंजर से गंजा किया। जब यह बात सुनिश्चित हो गई कि हरदिल ने किसी भी तरह के हथियार नहीं छुपाए हैं, तो चिराग ने उसके घावों की मरहम पट्टी करने की शुरुआत की। एक लेवल 5 का पेशेवर कातिल जिसे बैटल ऑरा में महारत हासिल हो, उसकी जीवन शक्ति काफी मजबूत होती है। जब हरदिल के घावों की मरहम पट्टी कर दी गई, तब उसकी सांसें फिर से ठीक हो गईं और वो खतरे से बाहर हो गया। चिराग ने फिर एक रस्सी से हरदिल को कसकर बांध दिया ताकि वो जरा भी हिलडुल न सके। चिराग लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगा, भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? किस तरह से जानकारी हासिल करेगा लक्ष्य इन डार्क एल्व्स से? क्या करेगा लक्ष्य इन डार्क एल्व्स के साथ? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चिराग ने अपने भाई लक्ष्य को उत्कृष्ट युद्ध कौशल दिखाते हुए देखा है। यदि कोई परिवार केवल जीवित रहना चाहता है तो उन्हें केवल एकता की आवश्यकता होगी। हालांकि यदि वे पूरे महाद्वीप में अपना नाम कमाना चाहते हैं तो उन्हें एक शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता होगी। लक्ष्य इस परिवार का वही सदस्य है। सेना में बलवानों को स्वाभाविक रूप से सम्मान और शक्ति दोनों ही दी जाती है। चूंकि लक्ष्य ने अपना जबरदस्त पराक्रम दिखाया था, इसलिए लक्ष्य के प्रति चिराग के तेवर और उसका नजरिया पहले से बिल्कुल अलग हो गए और उसे उनका प्रदर्शन करने में कोई झिझक तक नहीं है। चिराग ने पहले जिस नजरिए से लक्ष्य को देखा था, वो नजरिया था लक्ष्य के जादू सीखने के बाद उद्दंड होने का। लेकिन अब वो लक्ष्य को बुद्धिमानी, ज्ञानी, शांत और भयावह जादूगर के नजरिए से देखने लगा है।
इसके अलावा चिराग को लगने लगा कि भविष्य में लक्ष्य परिवार में समृद्धि ला सकता है। चिराग निश्चित रूप से सदैव ही लक्ष्य का पीछा करता रहेगा और उसे ऐसा करने में आपत्ति तक नहीं होगी। लक्ष्य चिराग के सवाल पर कुछ समय तक सोच विचार करने लगा, जिसके बाद उसने चिराग की ओर एक लो लेवल के रिकवरी काढ़े की बोतल को फेंक दिया और चिराग ने तुरंत ही वो काढ़ा पकड़ लिया। लक्ष्य चिराग और हरदिल की ओर देखते हुए कहने लगा, इसके शरीर में अभी भी मेटल के अनेक छोटे छोटे टुकड़े चुभे हुए हैं। फिलहाल भले ही इसकी स्थिति स्थिर हो गई है, लेकिन डार्क एल्व्स को जीवित छोड़कर वो प्रलयगंज साम्राज्य के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने की सोच रहा है। दोनों ही डार्क एल्व्स को जिंदा रखकर वो उनके बयानों की तुलना करके उनकी बातों की पुष्टि करेगा। चिराग ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, ठीक है। लक्ष्य चिराग की ओर देखते हुए आदेश देते हुए कहने लगा, चिराग भैया, इन दोनों को काल कोठरी में बंद कर दीजिए, लेकिन इस बात का खास ध्यान रहे कि इन्हें अलग अलग बंद किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों आपस में बिल्कुल भी बातचीत न कर सकें। चिराग ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, ठीक है। चिराग ने आज्ञा का पालन करने हेतु दोनों ही डार्क एल्व्स की गर्दन को पीछे से धर दबोचा और उन्हें तेजी से जमीन के अंदर बने काल कोठरी में ले जाने लगा। भोजन कक्ष में लक्ष्य के अलावा ललिता जी, मालिनी, ब्रजेश, तुषार जी और कुछ गिने चुने सेवक मौजूद हैं। ब्रजेश संपूर्ण समय तक खामोश रहा और उलझन भरी भावनाओं के साथ लक्ष्य को घूरता रहा। लक्ष्य ने ब्रजेश को नजरअंदाज कर दिया और सेवकों की ओर देखते हुए कहने लगा, तुम सब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? देखते नहीं बड़े साहब कितने घायल हैं? भले ही तुम लोगों ने उनकी भरम पट्टी कर दी है, लेकिन उन्हें आराम की जरूरत है। तुरंत ही उन्हें उनके कमरे में लेकर जाओ। सेवकों ने हड़बड़ी में हिचकिचाते झिझकते हुए कहा, जी छोटे साहब। फिर लक्ष्य ने तुषार जी की ओर देखते हुए कहा, फौरन ही किसी पंडित जी या पादरी को घर बुलाइए। तुषार जी लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगे, जी छोटे साहब। लक्ष्य के आदेशों का झट से जवाब देने के बाद सारे सेवक झटपट उसके आदेश का पालन करने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा कि मानो जैसे पहले उन्हें किसी ने बेड़ियों में जकड़ कर रखा हुआ था और अब वे आजाद हो गए हों। जहां तक रही ब्रजेश की बात, तो उसके चेहरे को देखकर स्पष्ट रूप से इस बात का पता चलता है कि उसे लक्ष्य से कुछ बात करनी है, क्योंकि उसका मुंह कई बार खुला तो था, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके हलक से आवाज तक नहीं निकली और आखिरकार अंत में वो लक्ष्य से अपनी बात कहने में असमर्थ रहा। लक्ष्य का परिवर्तन बहुत भीषण रूप से हुआ था। लक्ष्य अब ब्रजेश का वो छोटा भाई नहीं रह गया था जिस पर ब्रजेश धौंस जमा सके, उसे धमका सके, बल्कि अब लक्ष्य एक अथाह शक्तिशाली जादूगर बन चुका है। ब्रजेश अपनी उस गलती के बारे में सोचने लगा जो गलती उसने लक्ष्य पर दबाव बनाने की कोशिश करने के रूप में की थी, और अब वो उस गलती के प्रति पछता रहा है। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो कोई जोकर हो। उसी समय ब्रजेश को खुद पर गुस्सा भी आया और वो काफी शर्मिंदा भी महसूस करने लगा और उसे ये समझ नहीं आया कि आखिर वो लक्ष्य का सामना करे भी तो कैसे। जब ब्रजेश को उसके कमरे में ले जाया गया तो भोजन कक्ष में लक्ष्य के अलावा मालिनी और ललिता जी भी मौजूद थे। ललिता जी और मालिनी की भावनाएं बहुत सरल और प्रत्यक्ष हैं। शुरुआत में उन्हें झटका लगा तो था, मगर झटके के बाद उनके दिलों में केवल खुशी और राहत ही है। लक्ष्य चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो गया हो, मगर ललिता जी की नजरों में वो उनका बेटा ही रहेगा। ललिता जी ने संपूर्ण जंग को देखा था, जिसमें उन्हें लक्ष्य में एक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली जादूगर योद्धा नजर आया, जिसने पूरी जंग को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित किया हुआ था। उस समय अचानक ही ललिता जी को अपने बेटे में उनके पति की जवानी की झलक दिखाई दी, मगर वो इस बात से भी वाकिफ थी कि लक्ष्य अपने पिता हरीश मिश्रा जी से हर रूप में आगे निकल चुका है। ललिता जी को लक्ष्य पर बेहद गर्व है। ललिता जी मुस्कुराते हुए लक्ष्य के पास पहुंची। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलके। इतने वर्षों के बाद आखिरकार अब उनका बेटा इतना बड़ा तो हो ही चुका है कि वो उन्हें हर मुसीबत से बचा सकता है। उन्हें अब इस घर में किसी की क्रूरता को बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उन्हें यहां रहकर जलील नहीं होना पड़ेगा। मालिनी की नजरों में लक्ष्य के प्रति सम्मान भी है और वो लक्ष्य के लिए काफी खुश भी हैं। मालिनी पूरे समय अपने सिर को नीचे करके लक्ष्य से नजरें चुराती रही। उसे ऐसा लगने लगा कि लक्ष्य की नजर अविश्वसनीय रूप से दमनकारी है। जब लक्ष्य ने उसे देखा था तो मालिनी तुरंत उसके आगे न जाने क्यों झुक गई, लेकिन फिर जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि लक्ष्य केवल उसका छोटा भाई है तो मालिनी एक बार फिर से सहज महसूस करने लगी। मालिनी लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, भाई। लेकिन फिर वो अपनी बात कहते हुए बीच में ही रुक गई और उससे अपनी बात बोली भी नहीं जा रही है। लक्ष्य ने उनके चेहरे पर डर की हल्की सी झलक देखी, जिसके बाद उसने तुरंत ही अपनी जादुई शक्ति को नियंत्रित कर दबाते हुए छुपा लिया। उसके चेहरे पर फिर से वही मुस्कान दिखने लगी जो मुस्कान उसके चेहरे पर तब थी जब लक्ष्य पहली बार उनसे मिला था।
लक्ष्य ने ललिता जी और मालिनी की ओर विनम्र मुस्कान के साथ देखकर मध्यम आवाज में कहा, किला थोड़ा गंदा हो गया है, मैं फौरन ही सेवकों से कहकर किले और महल की साफ सफाई करवाता हूँ, तब तक आप दोनों अपने अपने कमरे में आराम कीजिए। ललिता जी और मालिनी ने लक्ष्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों एक साथ ही भोजन कक्ष से अपने अपने कमरे की ओर बढ़े। तब तक चिराग भी भोजन कक्ष में लौट आया, जिसके बाद वे दोनों महल से बाहर निकले। आंगन में पहले से ही कुछ सेवक और लगभग 20 सिपाही खड़े हैं। लक्ष्य ने चिराग की ओर देखते हुए कहा, चिराग, महल को जल्द से जल्द अपने दैनिक कार्यों को बहाल करने की जरूरत है, हमें नुकसान का भी आकलन करना पड़ेगा। चिराग ने अपने सीने पर एक हाथ रखते हुए कहा, मैं इन कार्यों पर तुरंत ही काम करने की शुरुआत करता हूं। चिराग ने बचे हुए सिपाहियों को अपने पीछे आने का आदेश दिया और लक्ष्य भी उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगा। वे 3 डार्क एल्व्स वाकई बेहद ही शक्तिशाली थे। अपने हमले की शुरुआत करने के बाद भोजन कक्ष तक पहुंचने में उन्हें केवल 5 मिनट का समय लगा था। इन्हीं 5 मिनटों में उन्होंने कुल मिलाकर 180 जानें ली, जिसमें से ज्यादातर लोग सिपाही थे और 10 से भी कम सेवक। मृत लोगों में एक लेवल 3 का पारिवारिक योद्धा भी है, जो कि लंबे अरसे से मिश्रा परिवार का वफादार था। यह दक्षता आश्चर्यजनक थी। जब अंत में शवों की गिनती पूरी हुई, तब चौक लगभग लाशों से भर चुका था। उन लोगों में कोई घायल व्यक्ति नहीं था। सब के सब एक ही वार से मारे गए थे। सभी लोगों का मन भारी सा हो गया और वातावरण में दुखद माहौल छा गया। इस दृश्य को देखकर लक्ष्य को खुद पर खेद हुआ, क्योंकि वे डार्क एल्व्स मिश्रा महल में उसे ही ढूंढते हुए आए थे और उसे महसूस होने लगा कि इन लोगों की मृत्यु का कारण वही है। लक्ष्य ने गहरी आंख भरी और भारी मन के साथ कहने लगा, ये सभी लोग परिवार के वफादार सिपाही थे। उम्मीद है कि इनकी आत्माओं को शांति मिलेगी और इनकी आत्माएं स्वर्गलोक पहुंचेंगी। इन सभी लोगों की आत्माओं को शांति पहुंचाने के लिए मैं इनके परिवार को मुआवजा दूंगा। जो भाग्यशाली जीवित सिपाही हैं, उन्होंने लक्ष्य की बात ध्यान से सुनी। दूसरी तरफ चिराग के चेहरे पर चिंताजनक भावना झलकने लगी। दुर्घटना में हुई मृत्यु की संख्या काफी बड़ी है। यदि मिश्रा परिवार मानक दर अनुसार प्रति सिपाही के परिवार को 8 सोने के सिक्कों का मुआवजा देते हैं, तो उन्हें 1400 सोने के सिक्के खर्चने होंगे और परिवार के पास इतनी दौलत नहीं है। चिराग लक्ष्य को परिवार की आर्थिक दुर्दशा के बारे में याद दिलाना चाहता तो है, लेकिन जीवित सिपाहियों के सामने ऐसा करने की हिम्मत उसमें नहीं है। चिराग केवल उत्सुकता के साथ लक्ष्य की ओर देखता रहा। लक्ष्य ने चिराग की असहजता को भांप लिया, लेकिन उसने पूरी तरह से चिराग को नजरअंदाज कर दिया। लक्ष्य ने सिपाहियों की ओर देखकर कहा, प्रत्येक मृत सिपाही के परिवारों को मुआवजे के रूप में 20 सोने के सिक्के मिलेंगे। इसके अलावा प्रत्येक सेवकों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 15 सोने के सिक्के मिलेंगे। जो भाग्यशाली सिपाही और सेवक जीवित हैं, उन्हें 10-10 सोने के सिक्के इनाम स्वरूप मिलेंगे। लक्ष्य की बातों से जीवित सिपाहियों में खलबली मच गई और वे सभी स्पष्ट रूप से उत्साहित नजर आने लगे। हालांकि इन्हीं 20 सिपाहियों में से कुछ ऐसे भी सिपाही हैं जो कि मिश्रा महल में बरसों से तैनात हैं और मिश्रा परिवार के वफादार हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्य की बात पर संदेह होने लगा, क्योंकि उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं है कि मिश्रा परिवार के पास इतनी दौलत भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ चिराग अब लक्ष्य की बात सुनकर खामोश नहीं रह सकता। उसे लगा कि परिवार की प्रतिष्ठा को बचाए रखने हेतु उसे लक्ष्य को झूठे और खोखले वादे करने से रोकना चाहिए, क्योंकि जितना मुआवजा लक्ष्य ने देने का वादा किया है, उसका आधा पैसा भी फिलहाल परिवार के पास नहीं है। चिराग ने लक्ष्य का हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा दूर ले गया। फिर फुसफुसाते हुए कहने लगा, क्या कर रहे हो लक्ष्य? तुम जानते हो ना परिवार के पास इतना पैसा नहीं है, हम कहां से? इससे पहले कि चिराग अपनी बात कह पाता, लक्ष्य ने अपनी प्रतिक्रिया से उसे खामोश कर दिया। चौक में अनेक मेटलों की आपस में टकराने की आवाज गूंजी। रात के अंधेरे में आसपास जलती मशालों की रोशनी की किरणों के प्रभाव में बर्फीली ठंडी जमीन पर कुछ छोटे छोटे गोल मटोल चमकती चीजें दिखने लगी। वे चीज सोने के सिक्के हैं और उनकी संख्या बहुत ही अधिक है। लक्ष्य ने पहले से ही हुमैरा से 6000 सोने के सिक्के एडवांस में मांगे थे। हालांकि उनका इस्तेमाल करने से पहले ही मेले में दुर्घटना घटी थी, जिसके बाद से लक्ष्य के डायमेंशनल स्टोरेज पेंडेंट में 5000 सोने के सिक्के रखे हुए थे और लक्ष्य ने उन्हीं में से 4000 सोने के सिक्के जमीन पर बिखेर दिए। लक्ष्य चिराग की ओर देखते हुए कहने लगा, मेरे ख्याल में इतने पैसे काफी होंगे। चिराग की नजर फर्श पर पड़े चमकते हुए सोने के सिक्कों पर थी। जब उसने लक्ष्य की बात सुनी तो तुरंत ही उसने लक्ष्य को अचंभित नजरों से देखा। चिराग झिझकते हुए कहने लगा, हाँ, काफी होंगे। वास्तव में बर्फीली जमीन पर फैले हुए चमकते सोने के सिक्कों पर चौक में मौजूद सभी व्यक्तियों की नजर है। अचानक ही लाशों के ढेर में से 2 लोगों ने खांसते हुए अपने साथियों और अन्य लोगों को अपने जिंदा होने का सबूत दिया और फिर अपनी पहचान बताने के लिए अपने साथियों को हाथ के इशारे से अपनी ओर उत्साह के साथ बुलाने लगे।
सोने के सिक्कों के कारण 2 लोग मौत के मुंह से बच निकले और उनकी हालत देखकर लक्ष्य ने उन पर फौरन ही एलिमेंटल हीलिंग जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया। किस तरह अपने वादे को निभाएगा लक्ष्य, आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जिन सिपाहियों को लक्ष्य की बात पर शक हुआ था, सोने के सिक्कों को देखकर उनके मन का शक दूर हो गया। लक्ष्य ने चिराग की ओर देखते हुए कहा, भैया मुआवजे के मुद्दे को इन सोने के सिक्कों से निपटा लीजिए और बाकी बचे पैसों का इस्तेमाल महल और किले की मरम्मत करवाने में कीजिए, जैसा तुम ठीक समझो लक्ष्य। चिराग ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा। चिराग को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो लक्ष्य से क्या कहे। उसे अचानक ही एहसास हुआ कि लक्ष्य की नजरों में ऐसी चिंताएं मायने नहीं रखती हैं। रही बात जीवित सिपाहियों की, तो वे उसके वफादार होंगे जो उन्हें अच्छा खासा मुआवजा दे। और तो और उनके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि न केवल उनके छोटे साहब एक शक्तिशाली जादूगर हैं, बल्कि वो एक दरिया दिल और दयालु व्यक्ति भी हैं। वो ये सुनहरा मौका अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहते। ठीक उसी समय सिपाहियों में से एक सिपाही मिश्रा परिवार के नाम के नारे लगाने लगा। लक्ष्य मिश्रा जिंदाबाद, हरीश मिश्रा जिंदाबाद, मिश्रा परिवार जिंदाबाद। ठीक इसके बाद पूरे चौक में मिश्रा परिवार और लक्ष्य मिश्रा के नाम के नारे गूंजने लगे। चिराग ने अपने आसपास मौजूद उत्साहित सिपाहियों को देखा और उसका दिल एक नए जुनून के साथ भर गया। जब वो सेना में वापस लौटेगा तब आत्मविश्वास के साथ बड़े फक्र से इस बात का जिक्र लोगों से करेगा कि वो मिश्रा परिवार का सदस्य है और महान जादूगर लक्ष्य का भाई है। लक्ष्य के कारनामों ने चिराग में एक नया आत्मविश्वास जगाया। भले ही सेना में वो अपना नाम बनाने में असफल रहा हो, लेकिन फिर भी वो एक कुलीन परिवार यानी मिश्रा परिवार का एक स्वाभिमानी और ईमानदार सदस्य है। सबसे पहले चिराग ने लक्ष्य द्वारा दिए गए 4000 सोने के सिक्कों में से प्रत्येक जीवित सिपाही को 10-10 सोने के सिक्के सौंपे। उन सिपाहियों में से किसी ने भी आज से पहले एक साथ 10 सोने के सिक्के नहीं छुए थे। वे सिपाही सोने के सिक्के पाकर खुश तो हैं ही, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि यदि सोने के सिक्के खो गए या चोरी हो गए तब वे क्या करेंगे। कारणवश उनमें से कुछ ने सोने के सिक्कों को रुमाल में बांधकर अपनी अपनी पतलून और अंतर वस्त्रों के भीतर छुपा लिया। चूंकि सभी सैनिक इनाम पाकर संतुष्ट नजर आने लगे, तो चिराग को उनका नेतृत्व करने और उन पर नियंत्रण बनाने में आसानी होने लगी। किले को फिर से ठीक करने में उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की। खून के दाग धब्बे और छींटे धो दिए गए थे और लाशों से किसी तरह की बीमारी न फैले, इसके लिए उन्होंने जल्द ही सभी मृत लोगों के नाम की सूची तैयार की। फिर उनकी लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया। आधी रात तक नष्ट हुए सस्पेंशन पुल को भी ठीक कर दिया गया था, जिसके बाद किले के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया गया। यदि इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाए कि किले और महल की आबादी में अच्छी खासी गिरावट हुई है, तो इस बात का पता ही नहीं चलता कि कुछ समय पहले उन पर हमला किया गया था। ये सभी छोटे मोटे कार्य थे, इसीलिए स्वाभाविक रूप से लक्ष्य ने इन कार्यों में भाग नहीं लिया। जब सब लोग इन कार्यों को करने में व्यस्त थे, तब उस दौरान लक्ष्य जमीन के नीचे बनी काल कोठरी में डार्क एल्फ परेश के सामने बैठा हुआ था। लक्ष्य उन दोनों ही डार्क एल्फ से जानकारियां एकत्रित करना चाहता है और आमतौर पर ऐसे मामलों में ज्यादातर लोग अपने बंधकों पर जुल्म ढाते हैं, लेकिन लक्ष्य को बर्बरता जैसी क्रूर और थका देने वाली विधि का उपयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। या फिर ऐसा कहना ठीक रहेगा कि उसे ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं थी। लक्ष्य के पास उनसे जानकारी एकत्रित करने का एक चतुर उपाय है, जिससे कि वो दोनों ही डार्क एल्व्स लक्ष्य के सामने वे सारी बातें उगल दें जिनकी जानकारी उन्हें है। जादूगर परेश लक्ष्य से पूरी तरह से हार चुका था, इसीलिए वो इस समय अपने सबसे कमजोर स्थिति में है, क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति कमजोर हो चुकी थी। हालांकि वो इस तरह से लंबे समय तक नहीं रहने वाला था, क्योंकि जादूगरों का दिमाग कुख्यात रूप से मजबूत होता है। लक्ष्य इस बात से बखूबी वाकिफ है कि यदि डार्क एल्फ जादूगर को रात भर अकेला छोड़ दिया जाए तो उसकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प अगली सुबह तक ठीक हो जाएगी। इसलिए उसने जल्द से जल्द पूछताछ करने की कार्रवाई की शुरुआत कर दी। नम अंधेरी काल कोठरी में लक्ष्य एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और जादूगर परेश उससे 10 फीट की दूरी पर अपनी पीठ को दीवार के सहारे से टिकाकर बैठा हुआ है। दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही है। लक्ष्य केवल डार्क एल्फ जादूगर की आंखों में आंखें डालकर उसे घूर रहा है और लक्ष्य को उन लाल आंखों में सुस्ती दिख रही है, जिसका कारण परेश द्वारा कारावास में बिताया जा रहा समय है। 10 सेकंड से भी अधिक समय के पश्चात परेश आखिरकार लक्ष्य से नजरें मिलाने में भी हार गया और फिर लक्ष्य से नजरें चुराने लगा। क्या डेथ हैंड का इरादा ईस्ट कोव जादुई विद्यालय पर हमला करने का है?
अचानक ही लक्ष्य ने परेश की ओर देखते हुए विनम्र स्वर में प्रश्न किया। लक्ष्य ने बेहद ही कोमल लहजे का इस्तेमाल किया था और उसने परेश के प्रति शत्रुता की कोई भावना नहीं दिखाई। लक्ष्य ने प्रश्न इस तरह से पूछा कि मानो परेश उसका दोस्त है। इसके अलावा लक्ष्य ने उससे यह प्रश्न डार्क एल्फ्स की भाषा में किया था। साथ ही उसने जिस तरह से डार्क एल्फ की भाषा का प्रयोग किया वो काफी प्रामाणिक भी लग रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, यह बकवास बात है। परेश ने हिचकिचाते झिझकते हुए बिना लक्ष्य को देखे उसके प्रश्न का उत्तर दिया। परेश ने खुद को रोक लिया और समय रहते ही लक्ष्य के दावों का खंडन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी प्रारंभिक प्रक्रिया ने साबित कर दिया था कि लक्ष्य को जो संदेह है वो सच है। लक्ष्य को जो जानकारी चाहिए थी वो अब उसे मिल चुकी थी। लक्ष्य कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ परेश की ओर देखते हुए कहने लगा, ऐसा समझने की भूल मत करना कि मुझे तुम लोगों के नापाक इरादों के बारे में मालूम नहीं है। तुम लोगों के पास ईस्ट कोव जादुई विद्यालय पर हमला करने का मंसूबा भी है, जिसे तुम लोगों ने कालचंद्र षड्यंत्र का नाम दिया है, और फिरोज इसमें शामिल था। क्यों, सही कहा ना मैंने? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत हो। परेश अब संदेह में पड़ गया। उसकी आंखें तहखाने में बंद काल कोठरी के चारों ओर अनिश्चित रूप से घूम रही हैं, जबकि उसके होंठ लक्ष्य के शब्दों का जोरदार खंडन कर रहे थे। वास्तव में परेश केवल नूरानी परिवार का सेवक है, इसीलिए उसे डेथ हैंड या उनकी गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। हालांकि प्रलयगंज साम्राज्य की ज्यादातर गुप्त जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से उसके सामने आई थी। उसने उन सभी बातों पर उतना ध्यान तो नहीं दिया था, लेकिन अपने साथियों के साथ आकस्मिक बातचीत के दौरान उसे जरूरत से भी अधिक जानकारी मिली थी। इस प्रकार उसे पता चला था कि डेथ हैंड ईस्ट कोव जादुई विद्यालय पर हमला करने की ताक में है, क्योंकि नगीनाबाद साम्राज्य के 70% से भी अधिक सर्वश्रेष्ठ जादूगर वहीं मौजूद हैं। यदि वे विद्यालय को नष्ट करने में कामयाब रहे तो बिना जादूगरों की सहायता के नगीनाबाद साम्राज्य की सेना की शक्ति कम से कम 4 गुना कमजोर पड़ जाएगी। इसी मंसूबे को ही कालचंद्र षड्यंत्र का नाम दिया गया था और फिरोज इसमें शामिल था। कुछ अफवाहों के अनुसार इस कार्य की शुरुआत हो चुकी थी और यह कार्य काफी समय से बिना किसी रुकावट के बड़े अच्छे से चल रहा था, और कार्य के पूरा होने में कुछ आखिरी गिने चुने छोटे मोटे काम बाकी रह गए थे। परेश इस सोच में पड़ गया कि आखिर लक्ष्य को इस गुप्त मंसूबे कालचंद्र षड्यंत्र के बारे में पता कैसे चला होगा। इस समय उसके पास इस सवाल का कोई स्पष्टीकरण या जवाब नहीं है। परेश को इस बात का शक होने लगा कि शायद प्रलयगंज साम्राज्य के सरकारी उच्चतम अधिकारियों में कोई जासूस है, जिसने इस खुफिया बात की खबर छुपते छुपाते नगीनाबाद साम्राज्य तक पहुंचाई होगी। कारणवश लक्ष्य को इस बारे में पता चला होगा, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस जासूस ने यह खबर सीधे सीधे केवल लक्ष्य को ही दी हो। लक्ष्य परेश की ओर घूरते हुए कहने लगा, तुम मलीना की मौत का बदला लेने के लिए इतनी दूर तक पहुंच गए, तो मेरा अंदाजा है कि तुम्हें मेरी नकारात्मक रहस्यमयी मास्टर जादूगरनी दोस्त के बारे में भी पता चली गया होगा। सही कहा ना मैंने? परेश ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, हाँ, उसके बारे में यही पता चला कि तुम दोनों साथ थे। परेश को महसूस होने लगा कि अब उसे लक्ष्य से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बात तो पक्की है कि लक्ष्य उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन शायद उसकी जान लेने के बाद लक्ष्य अपनी दोस्त की मदद से उसकी आत्मा के जरिए से उसकी याददाश्त में मौजूद जानकारियों को हासिल कर ही लेगा। लक्ष्य परेश की ओर घूरते हुए कहने लगा, वो अपने श्रापों के सहारे से आत्माओं से बात भी कर सकती है, और ऐसे श्राप कितने दुष्ट और पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं है। वैसे मुझे ऐसे नकारात्मक जादुई श्रापों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर दोस्ती के नाते मैं उससे मदद मांगू और उसे इनाम देने का वादा करूं तो वो तुम पर अपने श्रापों का इस्तेमाल करने से पहले झिझकेगी भी नहीं। जब लक्ष्य परेश की ओर देखते हुए अपनी बात कह रहा था, तब उसके चेहरे पर एक चतुरता भरी मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे लक्ष्य ने सटीकता के साथ परेश की सोच पढ़ ली हो। परेश अब लक्ष्य की बात सुनकर घबराने लगा। वो बखूबी लक्ष्य की शक्तियों से वाकिफ है और अभी भी वो जंग के तनाव से उबर नहीं पाया है। कारणवश अभी भी उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर है। लक्ष्य ने केवल उस पर एक मानसिक चाल चली, जिसके बाद परेश अपनी इच्छा के अनुसार ही लक्ष्य की कठपुतली बनने को तैयार है। परेश खामोश रहकर 10 सेकंड से भी अधिक समय के लिए केवल सुड़कता रहा। परेश फिर लक्ष्य की ओर देखते हुए अपनी चुप्पी तोड़कर विनम्रता के साथ कहने लगा, मुझसे वादा करो कि जब मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दूंगा तब तुम मुझे एक दर्दनाक मौत नहीं दोगे। तुम मुझे जल्द से जल्द मार देना। लक्ष्य परेश की ओर देखते हुए कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हरी हिलिया वाइन के बारे में क्या ख्याल है? परेश ने लक्ष्य की ओर देखते हुए हाँ के इशारे में सिर हिलाकर कहा, मंजूर है। परेश कुछ सेकंड के लिए खामोश रहा, फिर उसने लक्ष्य की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी। देखो, मैं केवल नूरानी परिवार का एक सेवक हूं, डेथ हैंड का सदस्य नहीं। मैं इस बारे में कुछ ही चीजें जानता हूं, तो मैं विस्तार पूर्वक रूप से तुम्हें कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा। क्या तुम्हारा दूसरा साथी भी परिवार का सेवक है?
लक्ष्य ने परेश की ओर देखते हुए प्रश्न किया। हाँ, और हमारा तीसरा साथी भी परिवार का ही सेवक था। परेश ने विनम्र स्वर में लक्ष्य के प्रश्न का उत्तर दिया। लक्ष्य परेश की ओर देखते हुए कहने लगा, समझ गया, अब बाकी की बात बताओ। परेश ने लक्ष्य की ओर देखते हुए एक गहरी और लंबी आह भरी और फिर अपनी बात जारी रखी। कालचंद्र षड्यंत्र नाम की एक योजना बनाई तो गई है जिसका उद्देश्य ईस्ट कोव जादुई विद्यालय पर हमला करना है, लेकिन मुझे इस बारे में यह जानकारी नहीं है कि डेथ हैंड कैसे हमला करने वाली है। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूं कि यदि वे अपने इरादे में कामयाब हुए तो ईस्ट कोव जादुई विद्यालय का नामो निशान मिट जाएगा। और क्या क्या जानते हो तुम? लक्ष्य ने परेश की ओर देखते हुए प्रश्न किया। जब लक्ष्य ने परेश से यह प्रश्न किया तो वो हमेशा की तरह ही शांत रहा था। कोई भी लक्ष्य को देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि फिलहाल वो क्या सोच रहा है। परेश ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, डेथ हैंड का निशाना तुम भी हो। तुम्हारे सर पर बड़ा इनाम है। जनता के सामने यह घोषणा की गई है कि जो कोई भी तुम्हारा सर उनके पास लेकर जाएगा उसे इनाम स्वरूप 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। सिल्वर मून में सभा के जादूगरों की तरफ से उसे एपिक क्वालिटी के सिले हुए जादुई उपकरण मिलेंगे और शहजादे नूरानी की तरफ से उसे अधिपति बनाया जाएगा और 50 एकड़ की उपजाऊ जमीन भी मिलेगी। और ये दोनों ही चीजें, सत्ता और जमीन, वंशानुगत होंगी। क्या करेगा लक्ष्य इन डार्क एल्व्स के साथ? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। परेश की बात सुनकर लक्ष्य अपनी गर्दन सहलाते हुए कहने लगा, मैं नहीं जानता था कि मेरी गर्दन से जुड़े इस बदसूरत सर की कीमत इतनी अधिक भी हो सकती है। परेश उपहास करते हुए कहने लगा, तुम भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहने वाले हो। तुमसे नर्कलोक में मुलाकात होगी। इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम स्वर्गलोक पहुंच जाओगे, क्योंकि जिस पल तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग किया जाएगा उसी पल अंधकार की देवी के सेवक तुम्हें नर्कलोक में घसीटते हुए ले जाएंगे। लक्ष्य पर परेश के इन शब्दों का रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। लक्ष्य बखूबी इस बात से वाकिफ है कि शक्तिशाली लोगों के कई दुश्मन होते हैं, और ठीक उसी पल सदियों पुरानी एक कहावत उसे याद आई। वे लोग जो कभी किसी चीज के लिए या किसी चीज के खिलाफ खड़े नहीं होते, केवल उनके ही दुश्मन नहीं होते। अब जब लक्ष्य को इस बात का पता चला कि डार्क एल्व्स उससे कितनी नफरत करते हैं, तो उसे समझ आया कि डार्क एल्व्स ने उसकी शक्तियों को भांप लिया है। तो फिर लक्ष्य इस बात से डरता क्यों? उसे तो खुद पर गर्व होना चाहिए। कुछ और जानकारी देना चाहते हो? लक्ष्य ने परेश की ओर देखते हुए प्रश्न किया। नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कोई जानकारी नहीं है, परेश ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा। परेश खामोश है और लक्ष्य से नजरें फेर कर बैठा हुआ है। लक्ष्य के पास भी परेश से पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं बचा है। अभी के लिए उसे जितनी जानकारी हासिल करने की जरूरत थी, उसके पास इस समय उतनी पर्याप्त जानकारियां हैं। जहां तक रही बात कालचंद्र षड्यंत्र की, तो लक्ष्य ने अनुमान लगाया कि इसका लगभग वही उद्देश्य हो सकता है जो देवता गेम में ईस्ट कोव जादुई विद्यालय में हुई दुर्घटना के दौरान हुआ था। अगर मुद्दा ईस्ट कोव जादुई विद्यालय को नष्ट करने का है तो केवल एक ही है जिसमें विद्यालय को नष्ट करने की क्षमता है, और वो है जादूगर बिरजू महाराज द्वारा कैद किया गया शैतान तबरेज। अब लक्ष्य के मन में केवल एक ही सवाल है कि बिना कालमणि के डार्क एल्व्स शैतान तबरेज को आजाद कैसे कराएंगे। जब वो इस सवाल पर सोच विचार कर ही रहा था कि अचानक एक नोटिफिकेशन का पॉपअप उसे दिखा। नोटिफिकेशन को देखने पर लक्ष्य को उससे जुड़ी जानकारी गेमिंग सिस्टम के जरिए से मिली। मिशन एक्टिवेटेड, खोजबीन। मिशन की जानकारी, कालचंद्र षड्यंत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। मिशन का इनाम 80 ओम पॉइंट्स। स्वाभाविक रूप से लक्ष्य ने इस मिशन को स्वीकार किया। लक्ष्य को अब परेश की भी जरूरत नहीं है, तो उसने वादे के मुताबिक जादुई तंत्र मंत्र मोहमाया के सहारे से परेश की ओर हरी हीलिया वाइन का एक प्याला बढ़ा दिया और प्याला हवा में लहराते हुए परेश तक पहुंचा। परेश ने प्याले को देखा, फिर लक्ष्य को, जिसके बाद उसने बिना किसी हिचक या झिझक के प्याले को अपने हाथ में थाम लिया। परेश लक्ष्य को घूरने लगा। वो इतने गौर से लक्ष्य को देख रहा है कि जैसे मानो वो अपनी मृत्यु से पहले उस व्यक्ति की छवि को अपने दिमाग और रूह में छापना चाहता है जो उसकी मौत का कारण है। परेश ने लक्ष्य की ओर देखते हुए ही हरी हिलिया वाइन से भरा प्याला एक घूंट में पी लिया। कुछ सेकंड के बाद उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। उसका शरीर एक तरफ झुकने लगा, जिसके पश्चात एक धड़ाम सी जोरदार आवाज के साथ उसका शरीर जमीन से टकरा गया। परेश की मृत्यु हो चुकी थी। लक्ष्य ने कैद खाने के पहरेदार को परेश की लाश हटाने का आदेश दिया। फिर वो हरदिल के कैद खाने की तरफ बढ़ा। हरदिल अब जाग चुका था, लेकिन उसके घाव इतने गंभीर थे कि वो फर्श पर छटपटा रहा था। कोठरी में कदम रखने के बाद लक्ष्य ने चारों ओर अपनी निगाहें घुमाई।
इस दौरान उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कुराहट है, लेकिन उसका शरीर गतिहीन रहा। लक्ष्य हरदिल की ओर देखते हुए कहने लगा, मैं अभी अभी तुम्हारे साथी परेश को मार कर आ रहा हूं। तो और क्या करने वाले थे उसके साथ? उसकी गोदी में खेलते या उसे अपनी गोद में खिलाते? उसे अपना पालतू जानवर बना के रखते? हाँ, हरदिल ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा। लक्ष्य ने हरदिल के तानों को नजरअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। मरने से पहले परेश ने बहुत कुछ बताया है। उसने सबसे मजेदार बात तो मुझे कालचंद्र षड्यंत्र नामक योजना के बारे में बताई। परेश ने कहा कि तुम लोग शैतान तबरेज को आजाद करने वाले हो ताकि वो ईस्ट कोव जादुई विद्यालय को तहस नहस कर दे। जैसे ही हरदिल ने लक्ष्य की बात सुनी, उसके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता के हाव भाव दिखने लगे, जिससे कि लक्ष्य समझ गया कि उसकी चाल फिर से कामयाब हो गई है। हरदिल अचंभित स्वर में कहने लगा, परेश तो डेथ हैंड का सदस्य नहीं था, तो फिर आखिर उसे कालचंद्र षड्यंत्र के बारे में कैसे पता चला? बतौर एक कुख्यात शक्तिशाली पेशेवर कातिल स्वरूप हरदिल का पहले से ही डेथ हैंड से रिश्ता रहा होगा। लाजमी है कि उसे डेथ हैंड के बारे में परेश से अधिक पता होगा। वो खुद इस योजना का हिस्सा नहीं है, तो उसे कालचंद्र षड्यंत्र के बारे में गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसे इतना तो पता है कि शैतान तबरेज को आजाद करवाया जाएगा, मगर कैसे, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। लक्ष्य को जो जानकारी हरदिल से मिली, उससे लक्ष्य का ये शक यकीन में बदल गया कि कालचंद्र षड्यंत्र का संबंध शैतान तबरेज की आजादी से है। लक्ष्य ने हरदिल पर एक आखिरी चाल चलने का निर्णय लिया। लक्ष्य शरारती तरीके से हंसते हुए कहने लगा, मैं मजाक कर रहा हूं, परेश जिंदा है और उसने मुझसे समझौता कर लिया है। वो अब मेरा वफादार सहयोगी है। हरदिल चिल्लाते हुए कहने लगा, नहीं, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूं तू झूठ कह रहा है, परेश ऐसा नहीं कर सकता। मगर हरदिल के मन में यह ख्याल भी है कि लक्ष्य को कालचंद्र षड्यंत्र की जानकारी है, तो उसके लिए लक्ष्य की बात पूरी तरह से विश्वास न करने में भी कोई भलाई नहीं है। लक्ष्य फिर से ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगा। जैसी उम्मीद उसे थी, आखिरकार वही हुआ। हरदिल भी नूरानी परिवार का एक वफादार सेवक है, तो उसके पास भी इस मुद्दे पर परेश से अधिक जानकारी नहीं थी। लक्ष्य को शैतान तबरेज के बारे में जो जानकारी मिली, उससे वो संतुष्ट है। साथ ही उसे अब हरदिल की भी जरूरत नहीं है। लक्ष्य ने चुटकी बजाकर जादुई श्राप विसल ऑफ डेथ का इस्तेमाल किया और तुरंत ही एक मेटल स्पाइक के जरिए से हरदिल का सिर उसके शरीर से विस्फोट होकर अलग हो गया। लक्ष्य को ऐसा महसूस हुआ कि कालचंद्र षड्यंत्र का मामला बेहद ही महत्वपूर्ण है और इससे जल्द से जल्द निपटने की जरूरत है। भले ही 15 अप्रैल में अभी समय है, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाना नामुमकिन है कि उससे पहले कैसी कैसी घटनाएं होंगी। इसके अलावा लक्ष्य को यह तक नहीं पता कि डार्क एल्व्स शैतान तबरेज की रिहाई के लिए किस तरह की चाल चलेंगे। लक्ष्य के मन में इस मुद्दे से जुड़ी प्राप्त की गई जानकारियों को जल्द से जल्द हुमैरा तक पहुंचाने का ख्याल पनपा। इस मुद्दे पर ध्यानपूर्वक रूप से सोच विचार करने के बाद लक्ष्य ने निर्णय लिया कि वो सुबह होते ही ईस्ट कोव जादुई विद्यालय लौट जाएगा। लक्ष्य ने आधी रात को सुबह सुबह विद्यालय लौट जाने का निर्णय तो ले लिया था, लेकिन भोर होते होते मिश्रा परिवार में एक अप्रत्याशित दुखद दुर्घटना घटी, जिससे कि उसकी योजना में बाधा पड़ गई। सुबह के 4 बजे लक्ष्य के पिता उद्योगपति हरीश मिश्रा जी ने अपनी आखिरी सांस भरी। चूंकि लक्ष्य ऐसी परिस्थिति में घर छोड़कर नहीं जा सकता, तो उसने विद्यालय लौट जाने के इरादे को कुछ दिन के लिए टाल देने का निर्णय लिया। लक्ष्य खत के जरिए से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है, तो उसने सोचा कि पिता के अंतिम संस्कार के बाद वो विद्यालय लौट जाएगा। साथ ही कालचंद्र षड्यंत्र की दुर्घटना होने में समय है, क्योंकि उसकी तारीख 15 अप्रैल को पक्की की गई है। सुबह के 6 बजे पार्श्य मत्स्य जिला में हरीश मिश्रा जी की मृत्यु की घोषणा करने के लिए शोक की घंटी बजाई गई। घंटी की गहरी गड़गड़ाहट पूरे जिले में गूंज उठी। घंटी की ध्वनि ने न केवल उद्योगपति हरीश मिश्रा की मृत्यु की घोषणा की, बल्कि जिले में रहने वाले वासियों को इस बात का भी संकेत मिला कि उनकी जगह अब उनके बड़े बेटे ब्रजेश मिश्रा ने ले ली है। कई वर्षों से पार्श्य मत्स्य जिला में यही रीत चली आई है। हालांकि इस बार घंटियों की गड़गड़ाहट के अलावा एक और खास खबर संपूर्ण जिले में फैली, जिसका लेना देना उद्योगपति हरीश मिश्रा जी के सबसे छोटे बेटे लक्ष्य से है। पार्श्य मत्स्य जिला के निवासियों को इस बात का कोई दुख नहीं है कि हरीश मिश्रा अब उनके बीच नहीं रहे। मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया तो स्वाभाविक रूप से उसकी मृत्यु तो तय है। और तो और पिछले कई वर्षों में जिले के वासियों ने मिश्रा परिवार के कई मुख्य सदस्यों की मृत्यु की खबर सुनी ही थी और उनकी शोक सभा में उपस्थित भी हुए थे। अब नगरवासियों के दिल में ऐसी दुर्घटनाओं के प्रति कोई दया भावना नहीं बची थी। वहीं दूसरी तरफ हर कोई इस विषय पर बात कर रहा है कि मिश्रा महल में रात को घुसपैठ हुई थी। अरे भाई, मिश्रा परिवार पर दुश्मनों ने बदला लेने के इरादे से महल में घुसपैठ करके हमला किया था।
सुना है कई लोग इस चक्कर में मारे गए। एक व्यक्ति ने अपने पास खड़े व्यक्ति से उत्तेजित स्वर में कहा। वो व्यक्ति जब बात कर रहा था तब वो उत्तेजित इसलिए था क्योंकि उसके लिए तो ये एक दिलचस्प कहानी है। उसने थोड़ी ना उस हमले में किसी को खोया था। पास खड़े व्यक्ति ने कहा, हाँ भाई, सुना बहुत खतरनाक हमला हुआ था। बेचारे गोखले भैया का सबसे छोटा बेटा इस हमले में मारा गया, लेकिन भाई उनका परिवार तो रातों रात अमीर हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? उनके घर में मृत्यु हुई है, इसमें पैसे वैसे की बात कहां से आ गई? एक अन्य व्यक्ति ने आश्चर्य में प्रश्न किया। पास खड़े व्यक्ति ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं? अरे भाई, मिश्रा परिवार ने प्रत्येक मृत सिपाही के परिवारों को मुआवजे के रूप में 20 सोने के सिक्के दिए हैं। अब यावर भैया के घर का ही हाल देख लो। 4 जवान बेटों में 2 बेटे मिश्रा महल में सिपाही थे। हमले में बेचारों की मृत्यु हो गई तो यावर भैया को मुआवजे के रूप में 40 सोने के सिक्के मिले हैं। मैंने सुना है कि मुआवजे का सारा पैसा हरीश मिश्रा जी के सबसे छोटे बेटे लक्ष्य ने दिया है। क्या कह रहे हो? लक्ष्य ने मुआवजे का पैसा दिया? अरे वो तो सड़क पर किसी से बात करने से भी कतराता था, उसके पास इतने पैसे कहां से आए? अन्य व्यक्ति ने आश्चर्य में प्रश्न किया। आखिर उन सभी के लिए ये अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली खबर जो है, अरे अब वो पहले की तरह लिबिर लिबिर करने वाला लक्ष्य नहीं रहा, एक सम्मानित और अमीर जादूगर बन गया है वो। पास खड़े व्यक्ति ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, यह खबर जिले की कुछ सड़कों तक फैल चुकी थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि नगरवासी इस कहानी को किस तरह से व्यक्त करते। अंतिम बातें लक्ष्य के दानपूर्ण और उसके विशाल संपत्ति के मुद्दे पर ही आके रुकती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पारसे मत्स्य जिला के लोग बहुत ही गरीब हैं। यहां तक कि जिले के सबसे अमीर लोग जैसे कि मिश्रा परिवार भी गरीबी रेखा से नीचे ही हैं। अब जब एक अमीर उद्योगपति ही गरीबी रेखा के नीचे है, तब यहाँ के लोग भी तो अपना गुजर बसर गरीबी में ही करेंगे। पारसे मत्स्य जिला के कई लोगों ने आज तक ये तक नहीं देखा कि सोने के सिक्के दिखते कैसे हैं। एक परिवार को मुआवजे में पूरे 40 सोने के सिक्के मिलने की खबर ने सभी लोगों को उत्साहित कर दिया। कुछ के मन में यह ख्याल भी आया कि काश उनके भी घर का कोई सदस्य या वो खुद मिश्रा महल में सिपाही होते और हमले में मर जाते, तो कम से कम उनके मरने पर ही उनके परिवार के लोगों का भला हो जाता। आखिरकार धन के आगे जान का क्या ही मोल। अब पूरे जिले में यह खबर जंगल में भड़कती आग के समान फैल गई और सभी के पास खबर से जुड़ी विभिन्न बेतुकी कहानियां मौजूद थी। किसी ने यह भी कह सुन रखा है कि जादूगर लक्ष्य मिश्रा अपनी जादुई शक्तियों से पहाड़ों और महासागरों को हिला सकता है, पत्थरों को भी सोने में बदल सकता है। इस प्रकार उसके पास असीम धन है। कैसे पहुंचाएगा खबर हुमैरा तक लक्ष्य? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सभी की जुबान पर लक्ष्य की संपत्ति के चर्चे थे, जबकि उद्योगपति की मृत्यु पर किसी ने भी अफसोस प्रकट नहीं किया। पारसे मत्स्य जिला में वो लक्ष्य जो कभी अनजान और कमजोर हुआ करता था, रातों रात मशहूर हो गया। किले में लक्ष्य अपने दोनों भाइयों के साथ पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी में लगा हुआ था। लक्ष्य को यह काम सौंपा गया कि अंतिम संस्कार का सारा खर्चा वही उठाएगा। लक्ष्य के पास अभी भी 1300 सोने के सिक्के हैं। साथ ही परेश के डायमेंशनल स्टोरेज ब्रेसलेट से उसे 1600 सोने के सिक्के भी मिले। लक्ष्य ने इन्हीं जमा किए हुए सोने के सिक्कों से 500 सोने के सिक्के अंतिम संस्कार पर खर्चने के लिए पास रखे। लक्ष्य ने मिश्रा परिवार की सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकाल लिया था, जो है पैसे की कमी। इसके बाद उसने बाकी तैयारी की जिम्मेदारी व्रजेश और चिराग के भरोसे छोड़ दी। ललिता जी और मालिनी भी व्रजेश और चिराग के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे हुए हैं। अब लक्ष्य के कंधों पर किसी भी कर्तव्य को पूरा करने का बोझ नहीं है। वो सभी जिम्मेदारियों से आजाद है। फौलाद की दुनिया में अराजकता फैली हुई है और मानव जीवन का मोल घास में खोए तिन के बराबर है। यहाँ रईसों का अंतिम संस्कार भी बेहद साधारण तरीके से ही किया जाता है। सारी तैयारियां करने में और अंतिम संस्कार में केवल 1.5 दिन का समय लगने वाला है। लाजमी है इसमें वो दिन भी शामिल है जिसमें जिले के लोग हरीश मिश्रा जी की चिता के आगे उन्हें श्रद्धांजलि देने भी आएंगे। इस दौरान लक्ष्य के पास कुछ करने को नहीं था, तो वो अध्ययन कक्ष यानी स्टडी रूम में अपनी जादुई पढ़ाई में तल्लीन है और ये वो कमरा है जहां उसके पिता अपना ज्यादातर समय बिताया करते थे। लक्ष्य ने अपना ज्यादातर ध्यान एलिमेंटल जादुई स्क्रोल पर केंद्रित किया हुआ है और जब जब वो इस स्क्रोल से प्रेरित महसूस करने लगता, तब तब वो अपने निबंध पर काम करने लगता और जब वो उन दोनों ही चीजों से ऊबने लगता, तो वो जादुई ब्रेसलेट को तैयार करने हेतु उसके स्केच में तल्लीन हो जाता। ये जादुई ब्रेसलेट भी लक्ष्य को इलियाना के लिए ही तोहफे के रूप में बनाना है। साथ ही लक्ष्य चाहता है कि इस ब्रेसलेट की क्वालिटी फिनिक्स ब्रेसलेट की क्वालिटी से और भी अधिक बेहतरीन हो।
जब लक्ष्य इन सभी कार्यों से ऊबने लगता तब वो हाई एल्फ राजकुमार प्रदीप रुद्राक्ष द्वारा दिए गए उपहार पर अपना ध्यान केंद्रित करता और सफेद पत्थर के जटिल पैटर्न को देखते हुए सावधान रहकर रुचि और विस्मय के साथ इसका निरीक्षण करने लगता। भले ही लक्ष्य ये नहीं जानता था कि इस पत्थर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, लेकिन पत्थर का बाहरी हिस्सा चिकना और चमकदार है जो कि इस सफेद पत्थर को निश्चित रूप से सुंदर बनाता है। लक्ष्य इस सफेद पत्थर को केवल खिलौना मानता है। इन 4 कार्यों पर ध्यान देते देते लक्ष्य का दिन समाप्त हुआ। शाम को एक सेवक उसके पास रात के भोजन की खबर देने आया। भोजन कक्ष का माहौल हूबहू पिछली रात जैसा ही है। भले ही ब्रजेश घायल था, लेकिन वो एक लेवल 4 का योद्धा है और काफी शक्तिशाली है। साथ ही पंडित जी ने उस पर हीलिंग जादुई तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल किया है, तो उसे चहलकदमी करने हेतु किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रजेश की नजर लक्ष्य पर गई, उसने अपने अहंकार पर काबू किया और मुस्कुराते हुए लक्ष्य का अभिवादन किया। उसके घुटने भी जरा कांपने ठिठुरने लगे। अब ऐसा उन चोटों के कारण हुआ जो उसे पिछली रात को लगी थी, या फिर किसी और वजह से, इसका अंदाजा लगा पाना जरा मुश्किल है, या फिर शायद लगभग नामुमकिन। ब्रजेश की इस हालत को देखकर ललिता जी और मालिनी के भी दिलो दिमाग से उसका डर निकल चुका था। वे दोनों इस समय बेहद आरामदेह महसूस कर रही हैं। चिराग ने मेज पर ही एक पोटली रखी। सिक्कों के खनकने की आवाज भोजन कक्ष में गूंजी। फिर लक्ष्य की ओर देखते हुए उसने मेज के जरिए से ही लक्ष्य की तरफ पोटली को सरका दिया। चिराग मुस्कुराकर लक्ष्य की ओर देखते हुए विनम्रता के साथ कहने लगा, लक्ष्य, मुआवजे और मरम्मत में कुल मिलाकर 3700 सोने के सिक्के खर्च हुए हैं। इसमें बाकी के बचे पैसे हैं, एक बार गिन लो। वो सोने के सिक्के की पोटली ऊपर तक भरी हुई है और पोटली के ऊपरी हिस्से के माध्यम से सिक्कों की चमक दिख रही है। 300 सोने के सिक्कों से लबालब भरी पोटली पर ब्रजेश की नजर है। पोटली की उपस्थिति से पहले उसका सारा ध्यान अपने चहीते भोजन भुने हुए हंसों के मांस पर था, लेकिन अब उसका सारा ध्यान पोटली पर है। ब्रजेश का मन तो एक पल को उस पोटली को अपने पास रखने का हुआ, और यदि लक्ष्य यहां न होता तो वो ऐसा करने से पहले इतना सोचता कतराता नहीं। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य ने पोटली को अपने पास नहीं रखा। उसने चुटकी बजाकर जादुई तंत्र मंत्र मोहमाया का इस्तेमाल करते हुए उस पोटली में 200 सोने के सिक्के और जोड़ दिए। अब उसमें 500 सोने के सिक्के मौजूद हैं। लक्ष्य ने चिराग की ओर पोटली को सरकाते हुए मुस्कुराकर कहा, भाई, आपको ये सारे पैसे रख लेने चाहिए। जब आप यहां से लौटेंगे तब ये आपके काम आएंगे। चिराग का चरित्र बहुत अच्छा है और वो काफी सक्षम है। लक्ष्य और चिराग के बीच खून का रिश्ता है और लक्ष्य उस पर भरोसा भी करता है। भले ही पिछले कुछ वर्षों में चिराग ने सेना में कोई नाम नहीं कमाया, लेकिन वो धन की कमी के कारण भी बंधा हुआ था। लक्ष्य के पास चिराग का समर्थन न करने की कोई वजह नहीं है। रोशनी देव चाहते हैं कि लक्ष्य दुनिया को बचाए। ऐसे भयंकर मिशन के प्रति किसी भी ऑनलाइन खिलाड़ी का जलता हुआ जोश उमड़ता उभरता। हालांकि लक्ष्य एक शांत स्वभाव का जादूगर है और परिस्थितियों को बखूबी पहले से ही भांप लेता है। दुनिया को बचाने के लिए उसे इसी तरह विनम्र बनकर केवल अपनी प्रतिक्रियाओं से लोगों से बात करनी होगी। ऐसा करने के अनेक तरीकों में से एक तरीका यह भी है कि लक्ष्य को अपनी प्रतिष्ठा में सुधार लाते रहना होगा। उससे जितना हो सके उतने अधिक शक्तिशाली लोगों से जुड़े रहने की जरूरत है। कई लोगों से अच्छे और गहरे संबंध बनाने की जरूरत है ताकि वो एक शक्तिशाली और मजबूत गठबंधन का निर्माण करने में सफल रहे। जिस पल से लक्ष्य ने फौलाद की दुनिया में कदम रखा है, वो इसी नजरिए से इस दुनिया को देखता आया है, क्योंकि यहाँ के हालात कुछ वैसे ही थे। और तो और जिन भी परिस्थितियों का लक्ष्य ने सामना किया, यदि उनका मूल्यांकन किया जाए तो भी लक्ष्य ने यही पाया। वास्तव में इसी कारण से लक्ष्य ने फरीदी जंगल को अपने क्षेत्र के रूप में स्वीकार करने का विकल्प चुना था। यदि वो सफलतापूर्वक रूप से एक बंजर भूमि को एक समृद्ध शहर में बदल पाया तो उसका नाम तेजी से फैलने लगेगा। साथ ही जैसे ही ये बात फैलने लगेगी, कई प्रतिभाशाली व्यक्ति भी उसके क्षेत्र में शामिल होना चाहेंगे। इस प्रकार लक्ष्य को मजबूत गठबंधन तैयार करने का मौका मिलेगा। लक्ष्य के इस दयालुता से चिराग बेहद खुश हुआ और बिना किसी झिझक के उसने वो पोटली रख ली। चिराग लक्ष्य की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, मेरा छोटा भाई इतना दयालु है, ये मुझे आज पता चला। तुम्हारा धन्यवाद भाई। चिराग का हाथ काफी तंग है। इस समय उसके पास केवल 10 सोने के सिक्के हैं और जब वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी कभार अपने साथियों के साथ शिकार करने या शराब पीने के लिए मैखाने जाता, तब उसे इस बात का अंदाजा होता कि उसकी जेब बेहद हल्की है और उसे संभल कर पैसे खर्चने होंगे। ये 500 सोने के सिक्के उसे बेहद ही सही समय पर मिले। उसे इनकी सख्त जरूरत है। हालांकि यह सब देखकर ब्रजेश अपने भुने हुए मांस से भी अधिक जल भुन गया। ब्रजेश से बिना कुछ बोले रहा नहीं जा रहा है। ब्रजेश लक्ष्य की ओर देखते हुए जल्दबाजी में कहने लगा, लक्ष्य, मैंने सुना है कि तुम पत्थरों को सोने में बदल सकते हो। इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है?
लक्ष्य ने ब्रजेश की ओर देखते हुए न के इशारे में सर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेतुकी बातें हैं। लक्ष्य ब्रजेश की रग रग से वाकिफ है। कारणवश ब्रजेश का सवाल सुनकर ही लक्ष्य समझ गया कि ब्रजेश क्या सोच रहा है। ब्रजेश और चिराग भले ही सगे भाई हैं, लेकिन उसका चरित्र चिराग के विपरीत है। ब्रजेश बेहद ही स्वार्थी, लालची और चंट किस्म का चालाक व्यक्ति है, लेकिन लक्ष्य उसे या उसकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। लक्ष्य केवल जितना हो सके ब्रजेश से उतनी दूरी बनाए रखने के विकल्प को चुन सकता है। ब्रजेश को लक्ष्य का यह बर्ताव देखकर झटका लगा। लक्ष्य ने ब्रजेश पर इतना ध्यान नहीं दिया और बाकी लोगों की ओर देखते हुए कहने लगा, कल बाबा का अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसके बाद मैं तुरंत ही विद्यालय लौट जाऊंगा। माँ और दीदी मेरे साथ चलेंगी। लक्ष्य की बात सुनते ही मालिनी और ललिता जी दोनों को ही बहुत राहत मिली। उन्हें ब्रजेश के शैतानी चंगुल से आजाद होने की बेहद खुशी है। ब्रजेश ने नहीं सोचा था कि लक्ष्य इतनी जल्द ही लौट जाएगा। आखिरकार अभी तक उसे लक्ष्य से कोई इनाम या तोहफा जो नहीं मिला और न ही सोने के सिक्के मिले। ब्रजेश लक्ष्य और बाकी के सदस्यों की ओर देखते हुए कहने लगा, अरे शीत पर्व सर पर है, त्योहार मनाकर अगले दिन चले जाना, तब तक तो रुक जाओ। नहीं। लक्ष्य के मुंह से यही एक छोटा सा शब्द निकला। ब्रजेश को लक्ष्य के इस संक्षिप्त उत्तर पर खेद होने लगा। उसके भीतर का दबा हुआ गुस्सा बढ़ने लगा। लक्ष्य ने एक बार फिर से ब्रजेश को नजरअंदाज किया और चिराग की ओर देखते हुए कहने लगा, भैया फरीदी जंगल में मुझे जमीन दी गई है, यहां से वो जगह अधिक दूर नहीं है। जब भी आप वहां आना चाहें आ सकते हैं, आपका बेहद अच्छे से स्वागत किया जाएगा। चिराग लक्ष्य की ओर देखकर हंसते हुए कहने लगा, फरीदी जंगल, जब भी मौका मिला मैं जरूर आऊंगा, फिर दोनों भाई मिलके मजे करेंगे। भले ही फरीदी जंगल एक बदनाम अनुपजाऊ जमीन है, मगर लक्ष्य को इस विषय पर बात करने में कोई शर्म लिहाज नहीं है। लक्ष्य को एक अनुपजाऊ जमीन में रहना इस घर में रहने और ब्रजेश के नखरों को झेलने से ज्यादा बेहतर विकल्प लगता है। ब्रजेश ने अपना आपा खो दिया और उपहास करते हुए लक्ष्य की ओर देखकर कहने लगा, वो तो बंजर जमीन है, तुम उसी जमीन के बलबूते पर इतना उछल रहे थे, क्या उसी बंजर जमीन में रखोगे अपनी मां और बहन को? हाँ, मुझे लगा था कि तुम्हें कोई बहुत ही अच्छी जमीन मिली होगी। लक्ष्य ब्रजेश की ओर देखते हुए गंभीर पूर्वक रूप से कहने लगा, अभी वो जमीन भले ही बंजर है, लेकिन 3 सालों में सब कुछ बदल जाएगा। लक्ष्य के पास अपनी जमीन को बेहतर बनाने के लिए कुछ विकल्प हैं, जिन्हें वो योजनाओं में बदलकर उन पर काम करना चाहता है। जैसे जादुई विरोधी मिट्टी का खनन करना, जादुई शक्ति का उपयोग करके जलवायु को बदलना और समुद्री व्यापार मार्गों को विकसित करना। फिर कुछ वर्षों में फरीदी जंगल की यही अनुपजाऊ जमीन निश्चित रूप से चमत्कारों का देश बन जाएगा। लक्ष्य की घोषणा बेहद असंभव और अहंकारी लग रही है। अगर लक्ष्य ने यही बातें पिछले दिन हमले से पहले कही होती तो ब्रजेश उसे इस तरह से अपमानित करता कि लक्ष्य को वो अपमान जिंदगी भर याद रहता और वो उसके इन विचारों को बेतुका कहकर खारिज कर देता। हालांकि अब ब्रजेश के पास लक्ष्य से कुछ भी कहने के लिए शब्द न बचे और न ही उसके पास लक्ष्य से बदतमीजी करने की हिम्मत बची है। लक्ष्य के पास जो शक्तियां और क्षमताएं हैं वो ब्रजेश की समझ और कल्पना से बाहर है। वो नहीं जानता कि लक्ष्य इन उपलब्धियों को हासिल करने हेतु कब क्या चमत्कार कर बैठे। लक्ष्य के आत्मविश्वास को देखकर अब चिराग भी जरा घबराने लगा। चिराग लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगा, भाई मुझे तुम्हारी क्षमताओं, शक्तियों और तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन फरीदी जंगल जैसे अनुपजाऊ जमीन पर काम करना तो बहुत मुश्किल है। तुम्हें एक एक चीज पर बुनियादी तौर तरीके से काम करना पड़ेगा और शुरुआत से पूरा काम करना पड़ेगा और इसमें बहुत अधिक धन लग जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा करना संभव होगा। लक्ष्य चिराग की ओर देखते हुए कहने लगा, सब संभव है, चिंता करने की कोई बात नहीं। लक्ष्य इतने आत्मविश्वास के साथ ऐसे दावा कैसे कर सकता है? क्या करने वाला है आखिर लक्ष्य अपनी जमीन को और क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए? क्या लक्ष्य जल्द से जल्द पहुंचा पाएगा हुमैरा तक जानकारी? लक्ष्य कहां रखेगा अपनी मां और बहन को? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य ने सभी योजनाएं पहले से ही तैयार कर ली हैं। सबसे पहले लक्ष्य इस काम पर ध्यान देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मूलभूत बुनियादी ढांचे का निर्माण होते ही फरीदी जंगल अपने दम पर खड़ा हो सके। इस आवश्यक निवेश के कार्य में 40,000 सोने के सिक्के खर्च हो जाएंगे। इसके बाद लक्ष्य जादुई विरोधी मिट्टी की खुदाई करके बाजार से इसका लाभ उठाते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा और जैसे ही क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में प्रतिदिन सुधार आने लगेगा वो क्षेत्र को बड़ा करने पर काम करेगा। इसलिए सबसे पहले लक्ष्य को 40,000 सोने के सिक्कों का बंदोबस्त करने हेतु ध्यान केंद्रित करना होगा। लक्ष्य ने सोचा कि जैसे वो विद्यालय पहुंचेगा वैसे पैसे कमाने की तरफ ध्यान देने की शुरुआत कर देगा।
कुल मिलाकर लक्ष्य की वापसी के दूसरे दिन मिश्रा महल में रात के भोजन के दौरान का माहौल काफी खुशनुमा रहा। भोजन के बाद जब लक्ष्य अपने कमरे में अकेला था, तब उसने फिर से एनलाइटनमेंट के स्क्रोल की तरफ ध्यान केंद्रित किया और उसे पढ़ने लगा। इसके अलावा लक्ष्य विद्यालय से जो भी जादुई सामग्रियां लेकर घर पहुंचा था, उनका इस्तेमाल करके उसने एक रिचार्जेबल रक्षात्मक जादुई अंगूठी तैयार की। इस अंगूठी के जरिए से जिस भी जादुई तंत्र मंत्र या श्राप का उपयोग किया जाएगा, वो लगातार हर बार फिर से इसमें समाता चला जाएगा। तो लक्ष्य ने पूरी रात एकांत में कड़ी मेहनत सहित जादुई विद्या और शोधों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए बिताई। अगली सुबह 9 बजे के समय पर योजना के अनुसार ही लक्ष्य के पिताजी का अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही चिता को आग दी गई, पादरी और पंडितों ने उनके साथ बिताए गए कुछ अंतिम पलों की बातें सभी अन्य मौजूद व्यक्तियों से की। फिर घर के बड़े बेटे ब्रजेश ने अपने पिता के बारे में कुछ अच्छी बातें कहीं। इस प्रकार सारा मामला निपटाया गया। जल्द ही ईस्ट कोव जादुई विद्यालय का तांगा भी तैयार कर दिया गया। सौभाग्यवश तांगे वाला एक बोधगम्य व्यक्ति निकला, तो जब उसने हमला होते देखा था, तब वो छुपकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। ललिता जी और मालिनी ने रात को ही सारी तैयारी कर ली थी। अभी वे अपने अपने कमरे में छोटा मोटा सामान बांध रही हैं। इसी बीच ब्रजेश और चिराग चौक के आंगन में लक्ष्य को अलविदा कहने को खड़े हैं। जब तीनों भाई दोनों महिलाओं के आने का इंतजार कर रहे थे, तब लक्ष्य ने चिराग की ओर वही जादुई अंगूठी बढ़ाई जिसे उसने रात को बनाया था। लक्ष्य चिराग को यह तोहफा जाने से पहले देना चाहता था। लक्ष्य उंगली में अंगूठी थामे चिराग की ओर देखते हुए कहने लगा, यह एक रक्षात्मक जादुई अंगूठी है। इसे अपने बाएं हाथ की तर्जनी मतलब पहली उंगली में पहनना। जब भी जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करना हो, तो अंगूठे से अंगूठी की सतह की ओर जोर से दबा देना। उसके बाद ये अपना काम शुरू कर देगी। लक्ष्य ने इस अंगूठी को मृथिल से बनाया है। भले ही देखने में ये काफी साधारण लग रही है, लेकिन इसकी आंतरिक कार्यप्रणाली पेचीदा और जटिल है। यह अंगूठी हाई क्वालिटी की है, लेकिन लक्ष्य ने इसका निर्माण करने के दौरान यह सुनिश्चित किया कि दिखने में यह हाई क्वालिटी की नहीं लगनी चाहिए, ताकि चिराग को उसके दोस्त साथी जलन और हदस या ईर्ष्या की भावना से न देखें, वरना खामखाही एक बेहतर दिखने वाली अंगूठी के चक्कर में शायद अन्य योद्धा उसे परेशान करेंगे। जब लक्ष्य ने चिराग से जादुई अंगूठी की बात कही, उसी समय उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने खुशी खुशी लक्ष्य द्वारा दिया गया ये उपहार स्वीकार किया। फिर उसने ठीक उसी तरह से उस अंगूठी को पहन लिया जैसे लक्ष्य ने उससे पहनने को कहा था। अंगूठी सटीकता के साथ उसकी उंगली पर बैठ गई, न अधिक ढीली न अधिक टाइट। एक पल के लिए भी चिराग की नजर न अंगूठी की चमक दमक से दूर हुई और ना ही उसके चेहरे पर झलकती हुई मुस्कान उसके लबों से छटी। एक बार जादुई तंत्र मंत्र का उपयोग करके देख लो, लक्ष्य ने चिराग की ओर देखते हुए कहा। लक्ष्य की बात सुनते ही चिराग ने ठीक वैसा ही किया जैसा लक्ष्य ने उससे कहा था। उसने अपने अंगूठे से अंगूठी की सतह को जोर से दबा दिया और तुरंत ही उसका सारा शरीर एक मध्यम चमकती हुई रोशनी की किरणों के सहारे से ढक गया। यह जादुई तंत्र मंत्र लेवल 3 का रक्षात्मक जादुई तंत्र मंत्र इडलवियस है, जिसमें लक्ष्य ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। दरअसल लेवल 4 के रक्षात्मक जादुई तंत्र मंत्र इडलवियस का स्ट्रक्चर इतना जटिल और कठिन है कि उसे अंगूठी में स्टोर किया नहीं जा सका। इसलिए लक्ष्य को लेवल 3 के जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करना पड़ा। जब लक्ष्य ने यह सुनिश्चित कर लिया कि चिराग इस अंगूठी का इस्तेमाल करने में सक्षम रहा है, तब उसने अपनी जादुई छड़ी के सहारे से माना के माध्यम से अंगूठी को रिचार्ज करते हुए अंगूठी की प्रक्रिया का वर्णन चिराग से किया। लक्ष्य चिराग की ओर देखते हुए कहने लगा, यह रक्षात्मक जादुई अंगूठी तुम्हें लेवल 3 तक के सभी जादुई तंत्र मंत्रों, श्रापों और शारीरिक हमलों से बचाएगी। इस अंगूठी में समाये हुए जादुई तंत्र मंत्र के सहारे से लेवल 4 द्वारा किए गए हमलों की शक्ति में भी कुछ हद तक गिरावट आएगी। तुम 5 बार ही इसमें समाये हुए जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर किसी भी सैन्य जादूगर से इसमें केवल माना की शक्ति को समाने की बात कह देना, जिसके बाद ये बिल्कुल नहीं हो जाएगी। लक्ष्य के स्पष्टीकरण से चिराग को तुरंत पता चल गया कि उसे इस अंगूठी की जरूरत हर जंग और युद्ध में पड़ेगी, क्योंकि अंगूठी उसे ऐन मौके पर मृत्यु से बचा सकती है। चिराग को इस बात का भी अंदाजा हो गया कि इस अंगूठी की कीमत 1000 सोने के सिक्कों से भी अधिक होगी। चिराग लक्ष्य का आभारी है, लेकिन उसके पास लक्ष्य का धन्यवाद करने हेतु शब्द नहीं है। अंत में वो खामोश ही रह गया, लेकिन मन ही मन उसने प्रतिज्ञा ली कि वो सेना में बहुत मेहनत करेगा और अपना नाम बनाएगा, ताकि उसके छोटे भाई को भी उस पर गर्व हो। इस बीच ब्रजेश अपने दोनों भाइयों को किनारे पर खड़ा होकर देख रहा है। उसकी नजर चिराग की उंगली पर टिकी हुई अंगूठी पर है और उसकी आंखों में ईर्ष्या की भावना झलक रही है। साथ ही उसे इस बात का भी एहसास है कि अतीत में उसने लक्ष्य को बहुत सताया है, इसलिए उसे लक्ष्य से न उपहार पाने की उम्मीद करनी चाहिए और न ही सम्मान। मगर अगले ही पल ब्रजेश आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि लक्ष्य ने उसकी ओर भी एक अंगूठी बढ़ाई है और ये अंगूठी चिराग की अंगूठी समान ही है। लक्ष्य ब्रजेश की ओर देखते हुए कहने लगा, अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे बदला नहीं जा सकता और न इस सत्य को बदला जा सकता है कि तुम चिराग और मेरे बड़े भाई हो। ये वैसी अंगूठी है जैसी मैंने चिराग को दी है और बिल्कुल वैसे ही काम करेगी।
लक्ष्य का इरादा ब्रजेश को उपहार देकर उसे खुश करने का नहीं है। उसने ऐसा केवल ये सुनिश्चित करने के लिए किया कि ब्रजेश के मन में उसके प्रति कोई ईर्ष्या या नाराजगी नहीं रहनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में ब्रजेश उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। ब्रजेश लक्ष्य की इस दयालुता से स्तब्ध रह गया और बिना हिले डुले खामोश खड़ा रहा। उसके पास लक्ष्य से कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं बचे। उसे वह अंगूठी पाने की लालसा भी हो रही है, लेकिन उसे इस बात का डर भी है कि कहीं लक्ष्य जादुई शक्ति के सहारे से उस पर कोई शरारती दांव न चल दे। इसलिए ब्रजेश लक्ष्य से अंगूठी लेने में थोड़ा झिझक रहा है। चिराग ने जब यह देखा कि ब्रजेश को अपने ही भाई पर भरोसा नहीं, तब वो ब्रजेश से थोड़ा चिढ़ गया और उसने नाराजगी जताते हुए ब्रजेश की ओर देखकर कड़े स्वर में कहा, ओहो, अब ले भी लो अंगूठी, इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त निकलवाओगे क्या? अचानक ये ब्रजेश अपने अजीबोगरीब विचारों के जाल से बाहर निकला और उसने झट से वो अंगूठी लक्ष्य के हाथ से खींच ली। उसे यह डर था कि शायद लक्ष्य उससे अंगूठी वापस ले लेगा। लक्ष्य के पास ब्रजेश के व्यवहार का मनोरंजन करने का समय नहीं है, इसलिए जैसे ब्रजेश ने लक्ष्य से अंगूठी ली, लक्ष्य उससे कुछ कदम दूर हट गया। जब ब्रजेश ने लक्ष्य के इस ठंडे व्यवहार को महसूस किया तो अचानक ही उसे अपनी संकीर्णता पर शर्मिंदगी होने लगी। क्या मैं अतीत में तुम्हारे साथ बहुत अधिक क्रूर रहा हूं? ब्रजेश ने लक्ष्य की ओर देखते हुए अचानक ही प्रश्न किया। तभी हल्की हल्की सी बर्फ गिरने लगी और वातावरण में कपकपी भरी सर्दी छा गई। ठंडी हवाओं के झोंकों ने चौक में मौजूद लोगों की हालत खराब कर दी। उसी समय ललिता और मालिनी जी भी तैयार होकर सारा सामान लेकर महल से बाहर निकलकर आंगन में पहुंचे और ठंडी हवाओं के कारण कांपने लगे। जब लक्ष्य ने अपनी मां और बहन को देखा तो उसे महसूस हुआ कि उन दोनों ने जो कपड़े पहने हुए हैं वे भले ही दिखने में मोटे लग रहे हैं, लेकिन उन्हें दक्षिणी भाग के सूती से बनाया गया है। कारणवश उन्हें इन कपड़ों में ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। ऐसे कपड़ों का मूल्य 5 या 6 चांदी के सिक्कों से अधिक नहीं होगा। कोव गांव में थोड़े अधिक संपन्न व्यापारियों के परिवारों के सदस्य भी इससे अधिक बेहतर कपड़े पहनते हैं। लक्ष्य ने जब उनके कपड़ों को देखा तो उसे इस बात का भी अंदाजा हुआ कि तांगे वाले के कपड़े भी उनके कपड़ों से बेहतर हैं, जबकि वो दोनों महिलाएं तो नाम ही सही, लेकिन रिश्ते में उसके पिता की पत्नी और बेटी लगती थी। मगर फिर भी उनकी ऐसी दुर्गति कैसे? लाजमी है कि यह भी ब्रजेश का ही किया धरा है। लक्ष्य भौं चढ़ाकर ब्रजेश की ओर देखने लगा। लक्ष्य वास्तव में अब उससे कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाना चाहता। लक्ष्य ने सोचा कि अब इन सभी बातों को भूल जाना ही बेहतर है और उसकी मां और बहन किसी भी हाल में इस महल में कदम नहीं रखने वाले। लक्ष्य ने मनी मन कहा, जब हम तीनों कोव गांव पहुंचेंगे तब मैं अपनी दीदी और मां के लिए कपड़े खरीदूंगा ताकि उन्हें इस ठंड से राहत मिले। 100 सोने के सिक्के भी यदि खर्च हुए तो क्या ही दिक्कत है। ब्रजेश ने खुद पर लक्ष्य की पैनी नजर को महसूस किया और कुछ कहने के लिए उसके लब हिलने लगे, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। अपने पूरे जीवन काल में ब्रजेश पहली बार इतना शर्मिंदा महसूस कर रहा है। उसे ऐसा लगने लगा कि वो किसी अंधेरे गड्ढे में अपना चेहरा छुपाकर वहीं बैठा रहे या फिर खुद गड्ढा खोदकर उसी गड्ढे में दुबक कर छुप कर बैठ जाए। माँ, दीदी, चलिए तांगे में बैठ जाते हैं, लक्ष्य ने विनम्र स्वर में कहा। ईस्ट कोव जादुई विद्यालय के तांगे में एक ऐसा जादू यंत्र लगा हुआ है जो सर्दी के मौसम में तांगे को गर्म रखने का काम करता है और गर्मी के मौसम में तांगे को ठंडा। दोनों महिलाएं ठिठुरते कांपते हुए तेजी से तांगे की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने तांगे में कदम रखा, तांगे के भीतर मौजूद जादुई दृश्यों को देख वो दोनों काफी चौंक गईं। लक्ष्य ने हाथ के इशारे से चिराग को अलविदा कहा, फिर वो भी तांगे में बैठ गया। जैसे ही सभी लोग आराम से तांगे में बैठे, तांगे वाले की चाबुक की आवाज और घोड़ों की आवाज एक साथ ही सुनाई दी। फिर तांगा तेज गति के साथ किले के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। महल के चौक में खड़ा चिराग इस शानदार नीले तांगे को तब तक देखता रहा जब तक धीरे धीरे उसकी आंखों से तांगा ओझल नहीं हुआ। चिराग ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर अपने पास ही खड़े बड़े भाई ब्रजेश की ओर देखने लगा। ब्रजेश, मैं नहीं जानता कि तुमने इस बात पर गौर किया है या नहीं, लेकिन इतना तो स्पष्ट रूप से तय है कि देर सवेर ही सही, मगर पूरे फौलाद की दुनिया में लक्ष्य का नाम फैलेगा जरूर। उसके नाम के साथ साथ हमारे परिवार का नाम भी ऊंचा होगा। अगर तुम्हें इसी महल की 4 दीवारी में अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है तो शौक से मेरी बात को नजरअंदाज कर देना, लेकिन यदि तुम अपनी जिंदगी में ऊंचा उठना चाहते हो, दुनिया को देखना चाहते हो, तो तुम्हें लक्ष्य के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहिए। चिराग पिछले 2 दिनों में यह बात बखूबी समझ गया कि लक्ष्य अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि सेना में लक्ष्य की उम्र के जितने भी लोग हैं उनमें और लक्ष्य में जमीन आसमान का अंतर है। अपनी बात कहते ही चिराग चुपचाप महल के भीतर चला गया। क्या ब्रजेश को समझ आएगी चिराग की बात? किस तरह से लक्ष्य अपनी मां और बहन का ख्याल रखेगा? लक्ष्य किस तरह से पहुंचाएगा हुमैरा तक डार्क एल्फ से पाई गई जानकारियों को? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ब्रजेश चकित होकर ही चौक में मौन खड़ा रहा। उसके पास चिराग से कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं है।
ब्रजेश धीरे धीरे एक हाथ से अपने सिर को खुजा रहा है और दूसरे हाथ में उसने लक्ष्य द्वारा दी गई जादुई अंगूठी थामी हुई है। स्पष्ट रूप से अंगूठी की सतह काफी चिकनी है, लेकिन न जाने क्यों ब्रजेश को अपनी हथेली में एक चुभन सी महसूस हो रही है। एक पल को उसे ऐसा लगा कि उसने हथेली में कोई सुई चुभोई हुई है। बेहद जल्द ही तांगा मिश्रा महल से काफी दूर पहुंच गया। माँ, दीदी, फरीदी जंगल में मेरी जमीन अभी रहने लायक नहीं है, इसीलिए मैं खुद भी वहां नहीं रहता। लेकिन कोव गांव में गुलमोहर जंगल के पास एक बंगला है जहां मेरी खुद की सेना रहती है। जब तक मैं अपनी जमीन को रहने लायक बनाऊं, क्या आप दोनों को सेना के साथ रुकने में कोई परेशानी होगी? लक्ष्य ने विनम्रता के साथ प्रश्न किया। स्वर्गीय हरीश मिश्रा जी के बड़े बेटे ने पिछले कुछ वर्षों से अत्याचारियों की तरह उनके जीवन पर शासन किया था और स्वाभाविक रूप से ब्रजेश ने कभी भी किसी भी मामले पर उनकी राय नहीं मांगी। जब ललिता जी ने अपने बेटे को इतने कोमल और सम्मानजनक लहजे में उनसे सवाल करते देखा सुना तो खुशी से उनकी आंखें भर आईं। नहीं बेटा, मैं और मालिनी खुशी खुशी वहां रह लेंगे। ललिता जी ने विनम्र स्वर में लक्ष्य की ओर देखते हुए उसके प्रश्न का उत्तर दिया। ललिता जी हाल ही में 40 वर्ष की हुई हैं, लेकिन उनका चेहरा झुर्रियों से भर चुका है और उनके माथे की पेशानियां काफी गहरी हो चुकी हैं, जिनका कारण मिश्रा महल के तनावपूर्ण माहौल में दबकर जिंदगी गुजारना था। लेकिन लक्ष्य के घर लौटने पर पिछले 2 दिनों में उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। ऊपर से अभी उनके चेहरे पर महल को छोड़ देने की एक अलग खुशी झलक रही है। आखिरकार अब ललिता जी तहे दिल से खुलकर मुस्कुरा रही हैं, जिस कारण उनका चेहरा काफी खिला खिला सा लग रहा है और वो जवान भी लग रही हैं। मालिनी इसी वर्ष 22 की हो जाएगी, मगर उसने आज से पहले महल से बाहर कदम तक नहीं रखा था। उस महल में मालिनी के साथ उसके पिता और ब्रजेश दोनों ही ने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे वो महल के कोने में पड़ी निर्जीव वस्तु हो, जिसे वे लोग फेंकना भी नहीं चाहते थे और रखना भी नहीं। केवल शादी के रूप में उसका सौदा किया जाता। इस तरह की जिंदगी जीते जीते और बचपन से दबकर रहते रहते मालिनी का आत्मसम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत कम हो चुका था। कारणवश वो एक शर्मीली और डरपोक युवती के रूप में बड़ी हुई। मालिनी की नजरों में लक्ष्य बिल्कुल अलग है। छोटा भाई होने के नाते लक्ष्य उससे कोमल लहजे में बात करता है और उसका बहुत सम्मान करता है। यहां तक कि जब भी लक्ष्य ने कभी उसके प्रति कठोरता दर्शाई, उसने तब भी ऐसा उसकी भलाई के बारे में सोचकर किया, क्योंकि लक्ष्य को उसकी फिक्र है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लक्ष्य ने मालिनी को जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण दिया था। मालिनी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका 22वां साल उसके जीवन का अब तक का सबसे खुशनुमा साल होने वाला है। जब ललिता जी जवान हुआ करती थी, तब वो पार्श्व मत्स्य जिला की सबसे सुंदर युवती हुआ करती थी। इसी कारण वृद्ध उद्योगपति हरीश मिश्रा जी का ध्यान ललिता जी की ओर केंद्रित हुआ और फिर उन्होंने शादी का प्रस्ताव भेजा। दुर्भाग्यवश लक्ष्य को ललिता जी से उनकी खूबसूरती तो नहीं मिली, लेकिन मालिनी में ललिता जी का सौंदर्य कूट कूट कर भरा हुआ है और वो हूबहू वैसी दिखती है जैसी ललिता जी अपनी जवानी के दिनों में दिखा करती थी। मालिनी को घुंघराले केश, मोतियों सी काली आंखें, दूध जैसा गोरा रंग, मक्खन जैसी कोमल चिकनी त्वचा, प्रफुल्लित शरीर, ये रूप सौंदर्य का श्रृंगार अपनी मां ललिता जी से विरासत में मिला है। बग्गी की गर्माहट, पिता और बड़े भाई ब्रजेश के चंगुल से आजाद होने की खुशी और राहत ने अब उसके चेहरे के नूर और रंगत को एक बार फिर से खिलखिला दिया है, जिस कारण वो सकारात्मक और दिव्य दिखने लगी। अपनी मां और बहन के भाग्य के बारे में सोचते हुए लक्ष्य ने धीरे से एक आह भरी। वे दोनों सामान्य लोग हैं, जिनमें कोई प्रतिभा या क्षमता नहीं है, और उन्होंने मिश्रा महल में बहुत कुछ सहा है। लक्ष्य ने उसी क्षण प्रण लिया कि वो उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा और हमेशा ही उन्हें खुश रखेगा। उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं होने देगा। लक्ष्य ने तुरंत रेशम से बनी 2 छोटी छोटी थैलियां निकाली और उन्हें उसने 50-50 सोने के सिक्कों से भर दिया। फिर उसने वो दोनों ही थैलियों को ललिता जी और मालिनी को सौंप दिया। आप दोनों ये सोने के सिक्के अपने पास रखिए। जब हम लोग बंगले में पहुंचेंगे तब इनका इस्तेमाल वहां के सेवकों को इनाम देने के लिए कीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए कपड़े, जेवर और अन्य जरूरी सामान खरीद दूंगा। लक्ष्य ने विनम्र स्वर में कहा। ललिता जी ने बिना किसी प्रश्न के सोने के सिक्के स्वीकार कर लिए। वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि लक्ष्य उन्हें उनकी जरूरत से अधिक पैसे दे रहा है, लेकिन वो उन पैसों को अपने पास इसलिए रखेंगी कि यदि कभी लक्ष्य को पैसों की जरूरत पड़ी तब ये सोने के सिक्के उसके काम आएंगे। वहीं दूसरी तरफ मालिनी ने पहली बार इतने सारे पैसे एक साथ देखे हैं, कारणवश वो इन्हें स्वीकार करने से झिझक रही है। लेकिन लक्ष्य, इतने सारे पैसे केवल सेवकों को देने के लिए अधिक नहीं है। वैसे भी अपनी नई जमीन पर काम करवाते समय तुम्हें इन पैसों की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से तुम्हें बचत करनी चाहिए। मालिनी ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा। लक्ष्य मालिनी की ओर देखते हुए विनम्र स्वर में कहने लगा, दीदी, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आप बस पैसे रख लीजिए। अपनी जमीन पर काम करवाने और उसे बेहतर बनाने के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। फिलहाल आप अपने इस नए जीवन को अपनाने पर ध्यान दीजिए। मालिनी लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, ठीक है, मैंने रख लेती हूँ। मालिनी ने हल्के और प्रसन्न मन से लक्ष्य से सिक्कों से भरी थैली ले ली। परिवार के किसी सदस्य से लाड प्यार मिलना, उनसे खुशियां पाना, उनसे हंसी मजाक करना या देखना कि परिवार का कोई सदस्य उसकी और उसकी भावनाओं की परवाह और इज्जत करता है, इन सभी एहसासों से मालिनी आज तक वंचित रही है। आज से पहले कभी भी वो इतनी खुश नहीं हुई थी। इस यात्रा के दौरान लक्ष्य ने इस बार हमेशा की तरह अपना सारा ध्यान अपनी जादुई किताबों की ओर केंद्रित नहीं किया, बल्कि वो तो आराम से और अच्छे मन से अपनी माँ और बहन से हंसी खुशी बातें कर रहा है। लक्ष्य ने उनसे अपने अनुभवों का जिक्र किया। मालिनी पहले तो चुपचाप लक्ष्य की बातों को सुनती रही, मगर फिर वो भी थोड़ा खुलने लगी और घुलने मिलने लगी और समय समय पर मुस्कुराते हुए लक्ष्य से बातें करने लगी। कुल मिलाकर उन तीनों की कोव गांव तक की यात्रा एक सुखद और तनाव मुक्त यात्रा रही। तांगा कोव गांव पहुंचकर सीधे बंगले पर ही रुका। जब लक्ष्य ने लूसी को बंगले के मुख्य द्वार पर उसका इंतजार करते हुए खड़ा पाया, तब वो काफी चौंक सा गया। साथ ही उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि गांव में एक बार फिर गैंग ने अपना प्रभाव बढ़ाया है। उसके लिए ये एक अच्छी खबर है। लक्ष्य यहाँ 1 महीने पहले आया था, फिर अगले दिन रूपाली के साथ विद्यालय चला गया था, लेकिन इसी 1 महीने में इस जगह में कई बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। यार्ड को पहले की तुलना में 3 गुना बड़ा कर दिया गया है। नाम की पट्टी को भी नए नाम की पट्टी से बदला गया है, जो पूरी की पूरी तांबे से बनी है, और फ्लेमिंगो गैंग के निशान चिन्ह को चांदी के तारों से उस पर गूंथ कर बनाया गया है। लकड़ी की बाड़ को बोल्डर से बनी दीवार में अपग्रेड कर दिया गया है। बंगले और हेडक्वार्टर के अड्डे के मुख्य प्रवेश द्वार से पहले 2 द्वार और लगाए गए हैं। पहला द्वार बेलों की परत और तांबे की कीलों से लदा हुआ है और दूसरा द्वार स्टील की बाड़ है। इनसे न केवल अड्डे के रक्षात्मक क्षमताओं में सुधार आया, बल्कि फ्लेमिंगो गैंग का यह बंगला अब दिखने में भी अधिक सुंदर लग रहा है। यहां से आने जाने वाले गैंग के सदस्यों के पास अच्छे हथियार और पोशाक भी हैं। सदस्यों ने भेड़ियों की खाल से बनी हुई सुरक्षा कवच पहनी हुई है। साथ ही उनके पास उच्चतम सर्वगुण क्वालिटी की स्टील से बनी हुई तलवारें हैं, जिनकी तुलना सेना के सैनिकों की तलवारों से की जा सकती है। वे लोग बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं। लक्ष्य ने ऐसा ही गैंग तैयार करने का एक सपना देखा था और यहाँ के दृश्यों को देखकर उसे ऐसा लगा कि उसके पैसे बेकार नहीं हुए। लक्ष्य बेहद संतुष्ट है। जिस क्षण लक्ष्य बग्गी से उतरा, वो मुस्कुराते हुए लूसी की ओर देखने लगा। तुम लोगों ने मेरी उम्मीद से भी अधिक बेहतर काम किया है, लक्ष्य ने खुशी खुशी कहा। लूसी ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, इस सब में बड़ी रकम खर्च हुई है। केवल 200 लोगों पर ही 1000 सोने के सिक्के खर्च हो गए। हालांकि लूसी भी इन बदलावों के परिणामों से बेहद संतुष्ट है, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि इतने तामझाम की उन्हें जरूरत नहीं थी। लक्ष्य लूसी की ओर देखकर हंसते हुए कहने लगा, सोने के सिक्के इस्तेमाल करने के लिए ही बने हैं लूसी। अगर हम केवल बचत पर ही ध्यान देंगे तो सोने के सिक्कों का क्या ही मोल रह जाएगा। इसलिए खर्चे वगैरह की फिक्र मत करो। लूसी अनिच्छा पूर्वक रूप से होंठ चबाने लगी। वो बखूबी जानती है कि वो कभी भी लक्ष्य को बचत करने के लिए राजी नहीं कर सकती है। उसे केवल अपनी ओर से जितना हो सके उतनी बचत करनी होगी, ताकि आपातकालीन स्थितियों में वो लक्ष्य की मदद करने में सक्षम रहे। उसी समय ललिता जी और मालिनी भी तांगे से नीचे उतरी। लूसी, ये मेरी माँ ललिता जी हैं और ये मेरी बड़ी बहन मालिनी है। ये दोनों कुछ समय तक यहीं रहने वाली हैं। लक्ष्य ने लूसी की ओर देखकर उनका परिचय देते हुए कहा। जिस क्षण लूसी को पता चला कि ये दोनों महिलाएं लक्ष्य की माँ और बहनें हैं, उसने तुरंत ही ललिता जी और मालिनी का सम्मान के साथ अभिवादन किया। लूसी ललिता जी और मालिनी को देखते हुए विनम्र स्वर में अपना परिचय देते हुए कहने लगी, आप दोनों का यहाँ स्वागत है। मैं गुरुदेव लक्ष्य जी की सहयोगी और भक्त हूँ। मेरा नाम लूसी है और मैं एक तलवारबाज योद्धा हूँ। इसी दौरान रसातल के गहरे समुद्र में रोशनी और अंधकार के देवता अपने सिंहासन पर बैठे हुए चिंतित हाव भाव के साथ कुछ सोच रहे हैं। उनके सामने दिव्य शक्तियों वाली स्वर्ण महिला सर झुकाए हुए खड़ी है। यह महिला एक अर्ध देवी या अर्ध शैतान है, जो कि विनाश की देवी है। रोशनी और अंधकार के देवता ने विनाश की देवी की ओर देखते हुए कहा, मेरे आदेश का पालन तुम्हें करना ही होगा। मेरी बेटी स्नेहल को यहाँ लेकर आओ। यदि वह ना माने तो उसे मार देना और उसके वहां रुकने के कारण को भी उसके साथ साथ मार देना। वैसे है कहां वो लक्ष्य? मेरी बेटी स्नेहल उसी पाखंडी के चक्कर में वहां से लौटने का नाम ही नहीं ले रही है। विनाश की देवी रोशनी और अंधकार के देवता की ओर देखते हुए कहने लगी, फौलाद की दुनिया पहले से अधिक शक्तिशाली हो गई है। मैं वहां कैसे जाऊंगी? और जहां तक रही बात उस लक्ष्य की, तो वो अपने परिवार के लोगों के साथ है। रोशनी और अंधकार के देवता ने विनाश की देवी की ओर देखते हुए कहा, जब मैं कह रहा हूं कि तुम वहां जा सकती हो, तो इसका मतलब है कि तुम निश्चित रूप से वहां अवश्य ही पहुंच जाओगी।
उस लक्ष्य की खैर नहीं। मुझे मेरे परिवार से अलग करके अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है। देखते हैं आखिर कब तक अपने परिवार के साथ समय बिता पाता है वो शैतान बालक। ठीक है, आप चिंता छोड़िए, मैं वहां पहुंचकर स्नेहल को यहां लाने का प्रबंध करूंगी। यदि वो ना मानी तब मैं उसे और लक्ष्य को अच्छा सबक सिखाऊंगी। लक्ष्य अपने अधिपति पद और जमीन की बात लूसी से करते हुए सभी महिलाओं से आग्रह करने लगा कि वे सभी घर के भीतर चलें। लक्ष्य की इन नई उपलब्धियों से लूसी खुश भी है और उसे तेज झटका भी लगा। जैसे ही वे लोग घर के भीतर दाखिल हुए, गोल्डी, जैक और कमरुद्दीन लक्ष्य को देख उसके पास दौड़े चले आए। आसपास अन्य गैंग के सदस्यों का जमावड़ा भी लगा था, वे भी उनके पास पहुंचे। लक्ष्य ने सभी लोगों को अपनी माता जी और बहन का परिचय दिया, जिसके बाद वे सभी लोग सम्मान से उन दोनों ही महिलाओं का अभिवादन करने लगे और फिर दोनों ने लक्ष्य के निर्देश के अनुसार गैंग के सदस्यों को थोड़े बहुत सोने के सिक्के इनाम स्वरूप दिए। फिर लूसी ऊपरी मंजिल में ललिता जी और मालिनी को लेकर बढ़ी और उन्हें उनका कमरा दिखाया। जब तीनों महिलाएं कमरे में आराम कर रही थीं, तब लक्ष्य ग्राउंड फ्लोर के मुख्य हॉल में गैंग में आए नए लोगों के साथ अपनी जान पहचान बढ़ा रहा था। थोड़े समय के बाद तीनों महिलाएं मुख्य हॉल में पहुंची। रात के खाने का समय हो चुका है। घर के नौकर चाकर और रसोइये ने लक्ष्य और उसके परिवार के आने की खुशी में अच्छा भोजन तैयार किया है। आज इस बंगले में एक जश्न का माहौल छाया हुआ है। सभी लोग गर्म खाने का मजा लेते हुए, हंसते हुए बातें करने में तल्लीन हैं। लक्ष्य की माताश्री गैंग के मुख्य सदस्यों को लक्ष्य के बचपन की कहानियां सुना रही है। मालिनी बीच बीच में अपने आसपास खड़े हट्टे कट्टे नौजवानों को चोर निगाहों से घूर रही है और मुस्कुरा रही है। लक्ष्य के चेहरे पर संतोषजनक मुस्कुराहट है। वो खाते हुए अपनी उपलब्धियों और कुछ खास लोगों के बारे में सोच रहा है, जिन्हें वो अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानता है। वो इस सोच में लीन है कि वो कहां से कहां पहुंच गया और उसकी आंखों के सामने एक एक करके कई लोगों का चेहरा झलकने लगा, जैसे स्नेहल, अंतरा, इलियास, हुमैरा, रूपाली, राजकुमार, प्रदीप। लक्ष्य इसी सोच में पड़ गया कि आखिर स्नेहल और अंतरा इस समय कहां होंगी और क्या कर रही होंगी। इसी दौरान रूपाली थकान भरे दिन के कार्यों के बाद अपने कमरे में आराम कर रही है। हुमैरा वाइन का मजा लेते हुए एक किताब पढ़ रही है और इलियास लक्ष्य की प्रगति से इतना प्रेरित है कि वो इस समय एलिमेंटल पूल में जादुई तंत्र मंत्र का अभ्यास करने में लीन है। गुलमोहर जंगल में अचानक ही तेज बिजली की चमकती किरण जमीन से टकराई और फौलाद की दुनिया में पहुंची विनाश की देवी। कौन है विनाश की देवी और रोशनी और अंधकार के देवता? क्या लक्ष्य अपने परिवार को छोड़कर बचा पाएगा स्नेहल को? आखिर क्या होगा कालचंद्र षड्यंत्र का? यहां खत्म होता है लक्ष्य की रोमांचक और खतरों से भरी कहानी का पहला पड़ाव, जिसका नाम है ट्रैप्ड इन वीडियो गेम।